हेलो एवरीवन। आज हम परीक्षा के हिसाब से एक ऐसे लिटरेरी फिगर को पढ़ने वाले हैं जिसे मेट्रोपॉलिटन रोमांटिक कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जो रोमांटिक टेंडेंसीज या ट्रेंड्स रहे, जहां रस्टिक लाइफ, विलेज, गांव, इन सब चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं इतर जाके मेट्रोपॉलिटन या लंदन जो शहर है उसकी खूबियां और खामियां और उनको जहां जहां ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नज़र आती है, दोनों की बात करता है। चार्ल्स लैम्ब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा शख्स जो एक अपना ऐसा तखल्लुस रखता है या ऐसा पेन नेम या फिर एक लिटरेरी पर्सोना रखता है जिसे एलिया कहा जाता है, और उसे रखने की वजह थी वो ब्लैकवुड और बाकी मैगजीन के अटैक से कहीं ना कहीं बच सके। तो आज हम चार्ल्स लैम्ब के बारे में बात करने वाले हैं। चार्ल्स लैम्ब जिन्होंने एसेज को पॉपुलर बनाया। सबसे पहले हम ऐसे के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह की एक विधा है लिटरेचर के अंदर। दूसरे हिस्से में अपन जानेंगे कि एसेज के काइंड्स क्या क्या हैं। तीसरी तरफ अपन ये बात करेंगे कि आज अपन जो टेक्स्ट अपने पास है मॉडर्न गैलेंट्री, उसमें लैम्ब क्या बात कर रहे हैं वो देखेंगे। फोर्थ वन अपन डिवाइसेस इसके अंदर कौन कौन सी यूज हुई है उनको देखेंगे। फिफ्थ वन यहाँ जो भी थीमेटिक कंसर्न है उनके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। So we people will be dividing our class in 3-4 major sections. In the first part we will be talking about what is essay and its kinds. In the second part we will be talking about the prescribed text which is called modern gallantry, and the fourth and fifth part we will be talking about devices and literary devices and thematic concerns of this particular essay. यहाँ अपन एसेज के साथ साथ ये भी देखने वाले हैं कि उनकी जिंदगी के फेजेस कैसे रहे। चार्ल्स लैम्ब की लाइफ के फेजेस समझने का पर्पस ये है कि लैम्ब एक पर्सनल एसेइस्ट है, यहाँ इनके व्यक्तिपरक सोच विचार वो भी शामिल होते हैं। तो इनको देखने के लिए हमें ये भी देखना जरूरी है इनकी लाइफ, इनकी बायोग्राफी कैसी रही है। उसी बायोग्राफी उसी इनकी जीवन की शैली से ही इनके एसेज इंस्पायर्ड हैं, और वो कहीं ना कहीं एनेक्डोटल एविडेंस है, वो जो टेक्स्ट या मॉडर्न गैलेंट्री अपन जब पढ़ेंगे तब अपन को देखने को मिलेगी। तो अपन क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका जो टाइटल आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ऐसे वो है मॉडर्न गैलेंट्री, और उसे लिखने वाले का नाम है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब एसेइस्ट एंड पोएट है ये। अब देखिए यहां मैंने चार्ल्स लैम्ब के पैदा होने की या डेथ की कोई एज सच डेट्स लिखी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से परीक्षा के अंदर कौन कब पैदा हुआ जरूरी नहीं है, किस एज में पैदा हुआ ये जरूरी है, और उसने काम क्या किया है वो जरूरी है। तो ये फैक्ट मामूली मालूम पड़ता है कि वो पैदा कब, कौन सी डेट को हुई और उनकी डेथ कब हुई थी। चार्ल्स लैम्ब एक एसेइस्ट रहे हैं और एक पोएट रहे हैं। शुरुआती जो हिस्सा है इनकी जिंदगी का वो उन्होंने पोइट्री से शुरू किया, ब्लैंक वर्स में कुछ एक पोइट्री लिखी, फिर उन्होंने नॉवेल ड्रामा की तरफ भी बढ़े, और लास्ट में इनको एज ए लिटरेरी फिगर ये कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो वो ऐसे नाम की फॉर्म थी। इसको भी अपन जानेंगे कि ऐसे क्या है, क्या होता है, क्या नहीं। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे इन्हें कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन रोमांटिक भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने लगभग अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा लंदन शहर में बिताया। लंदन शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां उसके बारे में इनकी जो भी खूबियां थी, खामियां थी, ड्रॉबैक्स थी, सबके ऊपर लैम्ब बात करते हुए नजर आते हैं। बाकी जो रोमांटिक है वो अपना एक एस्केपिस्ट नेचर दिखाते हैं, वो नेचर की तरफ भाग रहे हैं, वो गांव की तरफ भाग रहे हैं। लैम्ब के साथ ऐसा नहीं है, वो जहां है वहां खुश है, और उस जिंदगी में कमियां खामियां सबको बताते चलते आ रहे हैं। एवी ल्यूकस नाम से एक वन ऑफ द फेमस बायोग्राफर रहे हैं लैम्ब के, और उनको लैम्ब ने उन्हें कहा, ल्यूकस ने लैम्ब को कहा था वन ऑफ द मोस्ट लवेबल लिटरेरी फिगर, वन ऑफ द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर नाम से कहा था। इनके कहने का पर्पस ये था, रोमांटिक एज में बहुत सारे मैगजीन्स का दौर था, और मैगजीन्स एक दूसरे राइटर्स पे अटैक किया करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन कीट्स वाज अटैक्ड बाय ब्लैकवुड मैगजीन, और ब्लैकवुड मैगजीन के अटैक के बाद कीट्स की जिंदगी में बहुत उथल पुथल होती है, और ये माना जाता है उनकी डेथ के पीछे जो क्रिटिक थे ब्लैकवुड के, उनका हाथ था कहीं ना कहीं।
लैम्ब के साथ ऐसा नहीं है। ये एक तो अपना एक लिटरेरी पर्सोना रख रहे हैं एलिया नाम से, दूसरा इनकी टोन है वो पर्सनल जरूर है मगर मॉडरेट है, पॉलेमिकल अप्रोच नहीं है कहीं भी, ये बहुत ज्यादा किसी को मारने काटने की हद तक क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी को ओवरऑल क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो बाकी पढ़ने वालों को भी पसंद आ रही हैं, तो इन्हें लवेबल फिगर कहा जाता है। इन्हें हैजलिट ने, जो दूसरे एसेइस्ट हैं, हैजलिट ने इन्हें एंटीक्वेरियन भी कहा था। एंटीक्वेरियन का मतलब है एक ऐसा इंसान जो एंटीक या पास्ट की चीजों के बारे में बहुत कंसर्न है, पास्ट को वो कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से देख रहा है और प्रेजेंट को वो कमियां निकाल रहा है। तो हैजलिट ने इन्हें एंटीक्वेरियन के नाम से भी एक संज्ञा देने की कोशिश करी थी। अब आगे अपन चार्ल्स लैम्ब के बारे में, इनके जो लाइफ के जो फेजेस हैं उनके ऊपर देखते हैं और उनके फेजेस के बाद में ये समझते हैं कि कैसे वो अपने पास ये चीज कहीं ना कहीं इनके एसेज में भी दिखाई दे रही। तो इनका अर्ली चाइल्डहुड और स्कूलिंग के बारे में एक बार नजर दौड़ाते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं एसेज में भी रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। क्राउन ऑफिस रॉ 1775 में चार्ल्स लैम्ब हैं, वो इनर टेम्पल नाम से जो जगह है वहां पैदा हो रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा नाम है इनर टेम्पल। इनर टेम्पल एक ऐसी जगह है जिसने अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनर टेम्पल एक ऐसी जगह, जैसे आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो वहां कैंपस हुआ करते हैं, तो जो इंग्लैंड में जो लोग लॉ पढ़ने या वकालत या बैरिस्टर बनने जाया करते थे उनके कैंपस हुआ करते थे, अलग अलग यूनिट हुआ करती थी, और उन्हीं यूनिट को अपन इनर टेम्पल भी एक यूनिट है, वहां जो लोग लॉ पढ़ने जाया करते थे। इसी इनर टेम्पल पे पढ़ने वाले लोग जो इंडिया में भी बहुत फेमस रहे, एक का नाम था महात्मा गांधी और एक का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, दो ये इनर टेम्पल से पढ़े हुए वकील जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दशा और दिशा को शेप दी कहीं ना कहीं। तो ये दोनों भी इसी इनर टेम्पल में पढ़े हुए थे। लैम्ब भी यहीं पैदा हो रहे हैं और लैम्ब का जो अब अर्ली स्कूलिंग का फेज है वो क्राइस्ट हॉस्पिटल नाम की एक स्कूल में लैम्ब जाते हैं और वहां उन्हें उनके दोस्त बनते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। रोमांटिक एज में एक बड़ा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनको वर्ड्सवर्थ के साथ में रखा जाता है और रोमांटिक एज कॉलरिज के बगैर कहीं ना कहीं अधूरी है। कॉलरिज के वर्क्स में, कॉलरिज की पोइट्री में और चार्ल्स लैम्ब के एसेज में, इनके वर्क्स में इस क्राइस्ट हॉस्पिटल का बहुत जिक्र मिलता है। और इसका जिक्र मिलने का कुछ कारण है। अपन अगर सोचें कि ये क्राइस्ट हॉस्पिटल का बार बार इनके वर्क में क्यों ये चीज अपन को देखने में आती है, उसका एक कारण ये है कि लैम्ब एंड कॉलरिज वर बुलीड अलॉट एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। क्राइस्ट हॉस्पिटल में उन्हें बहुत ज्यादा बुली किया गया था, परेशान किया गया था। ये मानते थे कि ये स्कूल एक तो लंदन के मिड सिटी के मिड में था, नेचुरल सिनेरियो से इसका कोई भी सरोकार नहीं था, बच्चों को ग्रिल ज्यादा किया जाता था, मोटिवेट कम किया जाता था। इस वजह से इस हॉस्पिटल, क्राइस्ट हॉस्पिटल नाम की जगह को, इस स्कूल को ये एक तरीके से हे नजर से देखते हैं, ये ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मानते हैं इन्हें एक तरह से एक्सप्लॉइट ही किया गया था इस स्कूल के अंदर। लैम्ब और कॉलरिज दोनों की राइटिंग में इस क्राइस्ट हॉस्पिटल का जिक्र आता है। ये इनकी स्कूलिंग का फेज है, बाकी ऐसे जब पढ़ते हैं तो इसमें इनका जिक्र आता हुआ दिखाई देता है। कॉलरिज का जैसे फ्रॉस्ट एट मिडनाइट नाम से वो पोएम है, उस पोएम में भी क्राइस्ट हॉस्पिटल के रेफरेंसेस मिलते हैं। अब जो दूसरा फेज है चार्ल्स लैम्ब की लाइफ का, वो इनके यंग एज का, एम्प्लॉयमेंट का, और इस टाइम में इनके साथ कुछ ट्रेजेडीज हुई उसका टाइम है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, चार्ल्स लैम्ब जब बड़े हो रहे हैं तो इन्हें एम्प्लॉयमेंट की तलाश है, ये जॉब के लिए इधर उधर देख रहे हैं। तो वहां इनको ईस्ट इंडिया हाउस नाम से एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया हाउस, यहां चार्ल्स लैम्ब 32 साल तक काम करते हैं। ये ईस्ट इंडिया हाउस है, ये एक्चुअल में था क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हिंदुस्तान में कॉलोनियल सेटअप को एस्टेब्लिश कर रही है इंडिया में, उसी के अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट था। यहां लैम्ब ने 32 साल तक काम किया था। एक सोचने वाली बात है कि लिटरेचर
के जो भी फिगर्स हैं उनकी मेंटेलिटी या उनकी अप्रोच समाज को सुधारने की बहुत सिलेक्टिव रही है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 32 साल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के बाद लगभग 200-300 साल तक इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी पे लैम कभी क्रिटिसिज्म करते और क्रिटिक करते हुए नहीं दिखते हैं। बाकी लंदन शहर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां कैसे बिहेव करना चाहिए, सब बातों पे बात करते हैं। तो इससे दिखता है कहीं ना कहीं कि लिटरेरी पर्सन है, उनकी एक मेंटेलिटी भी कुछ ना कुछ सिलेक्टिव हुआ करती है। हो सकता है उनकी जिंदगी में जैसे भी अप्रोच रही, जहां वो काम कर रहे थे वहां उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस लंदन शहर में ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया हाउस, यहाँ एज ए क्लरिकल जॉब किया। इसी वजह से लैम की राइटिंग में मेट्रोपॉलिटन पर्सपेक्टिव ज्यादा है। इनकी राइटिंग के अंदर लंदन शहर के बारे में खूबियां और खामियों का जिक्र ज्यादा है। तो ये फेज है इनकी जिंदगी का, यही एसेज को इंस्पायर कर रहा है। इसीलिए अलग अलग अपन फेजेस के अंदर इनकी बायोग्राफी को एक तरह से देख रहे हैं। इस कलीग से इंस्पायर होकर ये एलिया नाम है, वो एक लिटरेरी पर्सोना है, वो चूज कर रहे हैं चार्ल्स लैम। इसी लंदन शहर में इसी वक्त जब 32 साल तक चार्ल्स लैम काम कर रहे हैं एक कंपनी के अंदर, वहां उन्हें जोसेफ पेस नाम का एक आदमी मिलता है। जोसेफ पेस एक ट्रेडर थे। ये अलग अलग जो कॉलोनीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां एक ट्रेडिंग और मर्चेंट क्लास से बिलोंग करने वाले इंसान थे, वहां ट्रेडिंग वगैरह का काम देखते थे। लैम का जो मॉडर्न गैलेंट्री पढ़ेंगे तो इसमें इस शख्स का नाम भी शामिल होगा और ये बताएंगे जो गैलेंट्री का आइडिया है, जो रिस्पेक्ट फॉर विमेन है, वो कहीं ना कहीं हमने जोसेफ पेस से सीखनी चाहिए। तो इस इंसान का जिक्र भी, जोसेफ पेस का भी अपन मॉडर्न गैलेंट्री पढ़ेंगे तो नाम आएगा बार बार। आ रहे हैं वो उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर उनके नाम के ऊपर ये रख रहे हैं। इसी वक्त जब ये यंग मैन और एम्प्लॉयमेंट और ट्रेजेडीज का दौर है, लैम की जिंदगी में 1792 से 1800 तक रहता है। लैम की सिस्टर थी मैरी लैम। मैरी लैम जब अपना एक कॉन्शियस खो चुकी होती हैं और अपनी अचेतन अवस्था में लैम की मदर पे अटैक करती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ये क्राइसिस, ये ट्रेजेडी लैम के लिए बहुत बड़ी थी और इसने लैम को कहीं ना कहीं झकझोरा। और इसी वजह से लैम की जो राइटिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और वो पर्सनल भी है, क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी में अपनी कॉन्शियस से हाथ धो बैठे थे कहीं ना कहीं। तो उन्हें लगता है कि उन्हें ये जो पर्सनल फीलिंग है वो शेयर कैसे करें। तो उन्हें शेयर करने की अलग अलग विधाओं में कोशिश करते हैं। पहले पोइट्री की तरफ जाते हैं, ड्रामा, नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में उन्हें एहसास होता है कि ऐसे है वो उनके लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट आर्ट फॉर्म है, एक विधा है जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये लैम की जिंदगी का एक दूसरा फेज था। जो थर्ड फेज है लैम की लाइफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लैम अपने आप को क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और फ्लरिश हो रहे हैं। लिटरेरी फ्रेंडशिप का टाइम है लैम का। ये हैजलिट से, वर्ड्सवर्थ से, कॉलरिज से, सबसे इनकी दोस्ती बढ़ती है। सबके साथ ये काम करते हैं और कहीं ना कहीं एज ए लिटरेरी एस्टेब्लिश फिगर बन जाते हैं 1820 से 25 के आसपास। इसी वक्त ये लंदन मैगजीन के लिए लिखना शुरू करते हैं। लंदन मैगजीन एक ऐसा मैगजीन जो ब्लैकवुड और एडिनबर्ग मैगजीन का एक काउंटर अप्रोच रख रही है, उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। और लैम भी इससे जुड़ते हैं अपने काम को पब्लिश करवाने के लिए। ये लैम की जिंदगी का तीसरा फेज है। अब इन्हीं चार्ल्स लैम की कुछ लाइफ में जो इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको एक बार देखते हैं। अब यहां ये समझना जरूरी है कि लैम का एक ऐसे अपने हिस्से आया है, वो है कि मॉडर्न गैलेंट्रीज। क्या उससे इतर भी सवाल पूछे जा सकते हैं? तो जवाब होगा हाँ, पूछे जा सकते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि आपके सिलेबस के हिस्से में लिटरेरी पीरियड्स का जिक्र भी है। लिटरेरी पीरियड में जैसे आपके पास रोमांटिक पीरियड है, लैम रोमांटिक पीरियड के ही एक राइटर है। और रोमांटिक पीरियड में अगर लैम को पढ़ रहे हैं, इसके 2-5 जो खास वर्क हैं उनको जानना भी जरूरी बनता है। इसलिए अपन यहाँ इनके दूसरे वर्क्स हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं। लैम की एक बहुत फेमस पोएम है, आपने अपने MA BA या ऑनर्स के सिलेबस में कहीं पढ़ी होगी, जिसका नाम है ओल्ड फेमिलियर फेसेस। यहाँ चार्ल्स लैम की जिंदगी में जो भी अहम किरदार इनके साथ में जुड़े थे उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। इनकी बिलविड रही हैं उनके बारे में इस वर्क में जिक्र कर रहे हैं। ओल्ड फेमिलियर फेसेस, इस नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि हैजलिट ने इन्हें क्यों एंटीक्वेरियन कहा था।
एक ऐसा इंसान जो पास्ट को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहा है, प्रेजेंट में कमियां निकाल रहा है। तो ओल्ड फेमिलियर फेसेस भी पुराने वक्तों को याद करने वाले इंसान लेम है, क्योंकि प्रेजेंट की जिंदगी जो जिस वक्त ये लिख रहे थे वहां उथल पुथल बहुत थी और उससे बाहर निकलना चाहते थे। दूसरा इनका वर्क है रोजमंड ग्रे नाम से एक नॉवेला है, ये एक सेंटिमेंटल नॉवेल है। यहाँ लेम एक हायरार्की में जो वर्क दिए हैं इनसे देखने को मिलता है कि लेम जिंदगी में जो डिलेमा चल रही है, जो दुविधाएं हैं, उनसे कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आर्ट फॉर्म के जरिए, और एट द एंड ये एसेज पे जाके टिकते हैं। रोजमंड ग्रे एक नॉवेला है, यहाँ लेम को लगता है कि नॉवेल फॉर्म में ये अपने आप को प्रेजेंट करते हुए में कहीं ना कहीं एक आसान तरीका इन्हें नहीं लग रहा है, तो ऐसे की तरफ जा रहे हैं। नॉवेल एक बड़ा लेंदी कोई भी आर्ट वर्क है, प्रोज में नॉवेला है उससे छोटा है। जॉन वुडविल, ये एक वर्स ड्रामा है, ड्रामा लिखा गया वर्स के अंदर, पद्य के अंदर ड्रामा लिखा लेम ने 1802 के अंदर। अगला सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये 1807 में लिखा। ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ये शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं उसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया गया है इसके अंदर। इसे दो लोगों ने लिखा, मैरी लेम एंड चार्ल्स लेम। मैरी लेम चार्ल्स लेम की सिस्टर थी। मैरी लेम ने इसके अंदर जो भी शेक्सपियर की कॉमेडीज और रोमांटिक कॉमेडीज हैं उन पे काम किया था, और चार्ल्स लेम ने जो ट्रेजेडी है, हेमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर है, उनके ऊपर चार्ल्स लेम ने काम किया था। अब सवाल ये आता है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इसे सिंप्लीफाइड तरीके से शेक्सपियर के वर्क को लाने की कहां जरूरत थी। चार्ल्स लेम इसी के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में प्रीफेस पे ये बात आती है कि जो भी समाज है हमारा, रोमांटिक एज है, उसकी जो यंग एज है, उन लोगों को मोरालिटी और एथिक्स सिखाने का सबसे आसान तरीका शेक्सपियर को सिंप्लीफाइड करके लाया जाए। तो अब शेक्सपियर को क्यों? क्योंकि शेक्सपियर एक ऐसा नाम जिसने प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में अपने आप को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश कर लिया। एक आदमी जिसे हर इंसान लंदन में उस वक्त जान रहा था, उसके वर्क को पढ़ना तो चाहता था, समझ भी बढ़ाना चाहता था, मगर कहीं ना कहीं लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट नजर आ रही थी। तो चार्ल्स लेम, मैरी लेम इसको आसान तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लेम है, ये एसेज की तरफ आ रहे हैं। एसेज इनके एसेज ऑफ एलिया है, 1823 के अंदर ये वर्क है इनके पब्लिश हो रहे हैं। एसेज ऑफ एलिया, एलिया नाम से एसेज। मैंने कहा एक पर्सोना चार्ल्स लेम ने रखा था। पर्सोना, इसका इन्फ्लुएंस इन्हें जो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां एक इटालियन क्लर्क था, उससे मिला था। तो इस एसेज ऑफ एलिया के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला ही ऐसे है मॉडर्न गैलेंट्री नाम से, ये आज अपन पढ़ने वाले। दूसरा ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन है, तीसरा साउथ सी हाउस है, और चौथा द ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल नाम से एक ऐसे है। ये भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एसेज की कैटेगरीज में माना जाता है। तो आज जो पढ़ेंगे अपन वो मॉडर्न गैलेंट्री पढ़ेंगे। एसेज ऑफ एलिया से ये वर्क है, ये लिया हुआ है। तो ये लैम्ब के बारे में कुछ एक इनके वर्क का जिक्र था, इनके जो बायोग्राफिकल कुछ एक चीजें थी इनकी लाइफ से जुड़ी हुई, उनके बारे में अपन ने समझा है अभी तक। अब अपन देखते हैं ये ऐसे फॉर्म चीज क्या है, ऐसे होता क्या है एक्चुअल में, उस पे बात करते हैं। फिर इनका जो लैम्ब का जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है अपने पास, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्या है? ऐसे एक शॉर्ट कंपोजिशन है प्रोज की, दैट undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject or simply entertain us। इस जो डेफिनेशन लिखी है उसका सीधा सा लैंग्वेज में अपन कहें तो बात ये है, ऐसे एक शॉर्ट प्रोज स्टाइल है, शॉर्ट प्रोज में लिखी गई, गद्य में लिखी गई बात है। ऐसे किसी एक मैटर पे डिस्कस करता है, ये उसको डिस्कस करने के दौरान डायडेक्टिक भी हो सकता है, कोई मॉरल पॉलिसिंग भी कर सकता है, अपन को ज्ञान और नैतिकता की बात भी कर सकता है, और सिंपली एंटरटेन भी कर सकता है। अब बात यह है कि ऐसी फॉर्म तो नॉवेल, ऐसा चीजें नॉवेल भी कर सकती है, ऐसी चीज ड्रामा भी कर सकता है, ऐसी चीज बाकी अपने पास पोइट्री भी कर सकती है। ऐसे क्या है, कोई बात को सीधे तरीके से बताने के लिए इसके पास लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं यूं कहें कि ह्यूमर के थ्रू, आयरनी के थ्रू, व्यंग्य के थ्रू
किसी चीज को डायरेक्टली आप बता सकते हो, पर्सनल चीजों को भी, और जो आपकी पर्सनल फॉर्मल तरीके से भी इम्पर्सनल चीजें हैं उनको भी। मतलब पूरे समाज विशेष की बात भी कर सकते हो, आप क्या सोचते हैं उसकी बात भी कर सकते हो। इन सब चीजों से आप इन सारी चीजों को ऐसे से डील कर सकते हो। इसका एक लिटरेरी कारण ये है कि ऐसे फॉर्म फ्लरिश क्यों हो रही है। ऐसे फॉर्म लगभग रोमांटिक पुनर्जागरण के टाइम पे फ्रांस में शुरू हो रही है, फिर ये न्यू क्लासिकल में भी आ रही है, फिर ये रोमांटिक में देखने को मिल रही है, और आज तक अपन एसेज को पढ़ते हैं। इसके आने का कारण था इंग्लैंड में सेंसरशिप का दौर। जो इंग्लैंड के अंदर ड्रामा थे, जो ड्रामा और पोइट्री सब लिखे जा रहे थे, उसमें फहश या ऑब्सनिटी के जो एलिमेंट है, पुट है, वो बहुत ज्यादा था। तो लोग हर चीज को सेंसर कर रहे थे। यहां ये टेक्निक ऐसी थी, इसमें मजाक में, हंसी मजाक में, या पूरे समाज को आयरॉनिकल टोन में, व्यंग्य के हिसाब से लोग ढंग से कोई चीज को एक्सप्रेस कर पाने में सहूलियत महसूस कर रहे थे। तो ये भी एक इसका छोटा सा कारण था कि एसेज हैं वो किसी भी राइटर को लिबर्टी दे रहे थे सेंसरशिप से बचने की एक हद तक। तो ये ऐसे है। अब इस ऐसे के अपन काइंड देखते हैं। इस ऐसे को दो तरीकों से अपन समझ सकते हैं, एक तो फॉर्मल ऐसे और एक इनफॉर्मल ऐसे। ऐसे जब एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो वो फॉर्मल ऐसेज हैं। धीरे धीरे इस रोमांटिक एज में ये इनफॉर्मल ऐसेज की तरफ बढ़ता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसे क्या होते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखिएगा, फॉर्मल ऐसे है वो क्या है, जिसे हम और आप निबंध कहते हैं। जब हम परीक्षा देने जाते हैं, वो आरएएस का एग्जाम हो, वो आरपीएससी का कोई दूसरा एग्जाम हो, या फिर अपन एमए या बीए कर रहे हैं, वहां ऐसे अपने से पूछे जाते हैं। स्कूल के ड्यूरिंग भी ऐसे लिखना आता था, ऐसे राइटिंग का टॉपिक हुआ करता। तो वो फॉर्मल किस्म की राइटिंग हुआ करती थी, और वहां सबसे पहले ये बताया जाता था हमें कि ऐसे को 3 तरीके से पढ़ना है, लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसकी बॉडी आएगी, और फिर उसका कंक्लूजन आएगा। और इन तीनों चीजों में ध्यान ये रखना होता था कि यहां आपके पर्सनल आप क्या सोच रहे हैं वो नहीं लिखना है, पूरा होल सोसाइटी कम्युनिटी क्या सोच रही है, किसी थिंकर ने क्या सोचा है, उसका रेफरेंस आप दे दो, मगर पर्सनल कोई स्पेस की बात नहीं होगी। तो ये निबंध इस तरीके से लिखते थे। या फिर आप देखते हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे आप आर्टिकल पढ़ते हैं, वहां लेख नाम से चीज देखने को, अपन हिंदी में उसे लेख नाम से पढ़ते हैं। कोई स्कॉलर है, उसका किसी विषय के ऊपर, किसी, जैसे मान लो कोई विषय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, नेशनलिज्म का है, उस पे एक छोटे लेख के अंदर वो लिख के जा रहा है, जिससे अपन आर्टिकल कहते हैं। तो उसमें भी इस ऐसे का अपन को देखने को मिलता है। अब ये फॉर्मल स्टाइल होती है। अब ये फॉर्मल स्टाइल कब आ रही है, सबसे पहले फॉर्मल एसेज कब देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ी समझने वाली चीज है, इसको देखते हैं। फॉर्मल एसेज है अपने पास मोंटेन के टाइम से देखने को मिलते हैं। मोंटेन ये एक फ्रेंच एसेइस्ट है, और 1580 के आसपास, लगभग 16वीं सेंचुरी में ये ऐसे फॉर्म को लेके आ रहे हैं। और इस ऐसे को क्या बोलते हैं, एसेइस। और इस एसेइस का मतलब है अटेम्प्ट। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब है अटेम्प्ट या फिर ट्रायल। किस चीज का अटेम्प्ट और किस चीज की ट्रायल है यहां। अटेम्प्ट जो आप समझते हैं, जो आप जानते हैं, जो आपकी फिलॉसफी है, वो पूरी दुनिया समाज को सुधारने वाली है, वो पूरी दुनिया समाज के लिए डायडेक्टिक मॉरल पॉलिसिंग की बात है। उस आपकी समझ को आप एक छोटे प्रोज में बताते जा रहे हैं, उस अटेम्प्ट को, उसको ऐसे कहा गया। और इसीलिए इस मोंटेन को फादर ऑफ एसेज भी कहते हैं, फादर ऑफ एसेज। इन्हीं मोंटेन से इंस्पायर होके अंग्रेजी भाषा में जो ऐसे पॉपुलर हो रहे हैं, उनका नाम था करने वाले इंसान का फ्रांसिस बेकन। और इन बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोला जाता है। जैसे मोंटेन और फ्रांसिस बेकन के जब हम ऐसे पढ़ते हैं,
तो हमें ये दिखता है इनके ऐसे से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल इनके ऐसे हैं ऑफ स्टडीज, ऑफ इलनेस। तो ये ऑफ क्या बता रहा है, ये ऑफ है वो फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग को ही बताता हुआ जा रहा है। जैसे इसको पूरा अपन लिखें एन ऐसे ऑफ स्टडीज, एन ऐसे ऑफ इलनेस, तो यहां मतलब क्या निकल रहा है, एन ऐसे अबाउट स्टडीज, एन ऐसे अबाउट इलनेस। तो यहां इन ऐसेज में कैसे बात करते नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्टडीज नाम से ऐसे है, ऑफ स्टडीज के अंदर बेकन क्या कहेंगे कि पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं, पढ़ाई क्या होती है, किस हिसाब से ये इंसान के कैरेक्टर को बनाती है, पर्सनैलिटी को बनाती है। यहां ना तो बेकन पर्सनल इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे, ना ये कहेंगे कि बेकन इस पे क्या सोचते हैं, वो तीसरा किसी इंसान का एग्जाम्पल देंगे कि वो क्या सोचता है। तो ये इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग एसेज की, ये फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग एसेज की यहां देखने को मिलती है। ये 16वीं सेंचुरी में शुरुआत हो रही है, फ्रांसिस बेकन अंग्रेजी जबान में इसे लेके आ रहे हैं। फिर ये एसेज अपन को 17वीं सेंचुरी के अंदर, 17वीं शताब्दी के अंदर, 18वीं शताब्दी के अंदर अपन को 18th सेंचुरी के अंदर अलेक्जेंडर पोप और जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील के वर्क में भी एसेज अपन को देखने को मिलते हैं। ये भी फॉर्मल ही तरीका है लिखने का। अलेक्जेंडर पोप किस पे लिखते हैं, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, ऐसे ऑन मैन लिख रहे हैं, इंसान क्या है, पोइट्री क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इन सब पे बात करते हुए पोप नजर आते हैं। मगर पर्सनल टच कहीं भी नहीं है यहां भी इनकी राइटिंग में। एडिशन और स्टील, टैटलर और स्पेक्टेटर नाम के जो पीरियोडिकल्स हैं वो चला रहे हैं, वो भी एसेज का ही पूरे एसेज ही उसमें इंक्लूड किए गए हैं और उनका एक सीक्वेंस में सब चीजें एसेज को एक साथ जोड़ के एक पीरियोडिकल बनाया गया है। तो एडिशन भी फॉर्मल स्टाइल है, पोप भी फॉर्मल स्टाइल है, मॉन्टेन और फ्रांसिस बेकन तो इस फॉर्मल स्टाइल ऑफ एसेज को लेके ही आ रहे हैं। मगर धीरे धीरे समाज में कुछ बदलाव होते हैं, उन बदलाव के बाद ये इनफॉर्मल टेंडेंसीज है वो राइटिंग में आनी शुरू होती है। इनफॉर्मल क्या है, जैसे इनफॉर्मल, एक तो फॉर्मल अप्रोच है किसी से बात करने की, जहां आप एक डिस्टेंस से बात करते हैं। एक इनफॉर्मल है जहां बहुत, जैसे आप अब दो दोस्तों के साथ आप संवाद करते हैं, तो दोस्तों के बीच इनफॉर्मल बातचीत हुआ करती है, वहां पर्सनल टच रहता है, वहां व्यक्तिपरक या स्ट्रॉन्ग आय आपको दिखता है। मैं क्या सोचता हूं, वो दोस्त क्या सोचता है, इन सब चीजों की, मेरी जिंदगी में क्या हुआ, उसकी जिंदगी में क्या हुआ, इन सब चीजों की बातें इनफॉर्मल एसेज में देखने को मिलती। और ये इनफॉर्मल एसेज हैं, ये पॉपुलर हो रहे हैं रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज में क्या कारण रहे, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर ऐसे क्या है ये अपन को एक हद तक समझ में आ चुका होगा। रोमांटिक एज के अंदर इनफॉर्मल एसेज हैं, वो आने का क्या रीजन था। देखिए, रोमांटिक एज जो इससे पिछला जो एज था उसे इनलाइटनमेंट एज कहा जाता है। इनलाइटनमेंट एज जो हर एक चीज को तर्क से, नियो क्लासिकल या इनलाइटनमेंट जो हर एक चीज को तर्क से देख रही है, हर एक चीज को बुद्धि से समझने की कोशिश कर रही है। मगर रोमांटिक एज में कुछ ऐसा होता है, कुछ क्या होता है कि ये इस तर्क के खिलाफ रोमांटिक एज जाती हुई नजर आती है कि तर्क का जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप तर्क के बिना भी समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे हमारे पास रूसो थे, रूसो कहते हैं इंसान है वो अपनी नेचुरल स्टेट में पैदा ही नेचर के करीब हुआ है, उसके पास इमोशंस पैदा होने के साथ ही हैं, तर्क ही सब कुछ नहीं है, इमोशंस भी सब कुछ है। इमैनुअल कांत नाम से एक थिंकर आते हैं, वो कहते हैं कि इंसान रीजन से हर एक चीज नहीं ढूंढ सकता है, उसका जो इमोशंस है, उसके भाव हैं, वही हर चीज को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। तो तर्क के खिलाफ हर एक चीज जा रही है। स्ट्रम एंड रैंग नाम से एक मूवमेंट आता है जर्मनी के अंदर राइटिंग में, और वो स्ट्रम एंड रैंग भी यही कहता है इस नियो क्लासिकल एटीट्यूड के अगेंस्ट में, इस इनलाइटनमेंट एटीट्यूड के अगेंस्ट में, कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी लिटरेरी राइटिंग है, कोई भी चीज है, उसमें भरपूर इमोशंस का यूज होना चाहिए। तो अगेन एंड अगेन इन इमोशंस की बात हो रही है। दो ऐसे हिस्टोरिकल फिनोमेना होते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दोनों क्या दिखाते हैं कि अगर तर्क ही सब कुछ था
तर्क से ही इंसान चल रहा था, तो ये लड़ाइयां, ये उथल पुथल, ये ब्लड शेड क्यों है समाज में? तब जरूरत पड़ती है इमोशंस की, और यही इमोशंस, इन्हीं की बात रोमांटिक एज में इन इमोशंस की होती है। रोमांटिक एज 1789 मान लो, या जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ 1798 से शुरू होता है और लगभग 1850 के आसपास तक ये एज अपन देखते हैं। इस एज में इमोशंस के ऊपर जोर दिया गया क्योंकि तर्क है वो फेल हो चुका था। तो यहां अपन क्या देख रहे हैं, यहां इस वजह से स्ट्रॉन्ग आई मजबूत हो रहा है कि व्यक्ति के जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, उन इमोशंस को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तर्क या फॉर्मल एटीट्यूड है वो जिंदगी में सब कुछ नहीं है, इनफॉर्मल एटीट्यूड है वो भी जरूरी है। तो इसलिए एक तरीके से इनफॉर्मल राइटिंग पर आ रही है। इस राइटिंग के अंदर अपन सबसे बड़ा नाम चार्ल्स लैम का देखते हैं। चार्ल्स लैम, हिंदी में इसी राइटिंग टेक्निक के अपन इनफॉर्मल तरीके के एसेज देखने को मिलते हैं, वो महादेवी वर्मा के देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ये भी एक छायावाद की पोइटेस थी। छायावाद, छायावाद में लिखने वाली महादेवी वर्मा, क्योंकि ये छायावाद है, ये इसको भी रोमांटिक एज ने ही इन्फ्लुएंस किया था। छायावाद के जैसे जितने भी राइटर जैसे हरिवंश राय बच्चन हुए हैं, महादेवी वर्मा हुई हैं, इनको भी कहीं ना कहीं किसने इन्फ्लुएंस किया था? रोमांटिक जो एज थी इंग्लिश लिटरेचर की उसने ही इन्फ्लुएंस किया था। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज है, लैम है, इन सब लोगों ने। और इसीलिए लैम की राइटिंग में भी इनफॉर्मल एटीट्यूड है और महादेवी वर्मा की राइटिंग में भी इनफॉर्मल एटीट्यूड है, ऐसे जब वो लिखती है। तो ये एसेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि एसेज अपन किस हिसाब से देख रहे हैं। ऐसे 16वीं शताब्दी के आसपास अपन को देखने को नजर आ रहे हैं, और उसी 16वीं शताब्दी के बाद एसेज हैं अपने पास। इन जो फॉर्मल टेक्निक है उसमें देखने को मिलते हैं, वहाँ मोंटेन है, वहाँ फ्रांसिस बेकन है। फिर 18वीं सदी के अंदर अपन को पोप और एडिसन देखने को मिलते हैं, और फिर 19वीं सेंचुरी में जब अपन आते हैं रोमांटिक एज में, तो इस रोमांटिक एज के अंदर आपको किस तरह के एसेज हैं? इनफॉर्मल एसेज देखने को मिलते हैं। 16वीं शताब्दी से पहले एसेज का जिक्र नहीं था, क्योंकि ग्रेको रोमन टाइम में क्या होता था, कोई भी चीज आर्गुमेंट फॉर्म में लिखी जाती थी, डायलॉग में या एपिस्टल यानी लेटर्स फॉर्म में लिखी जाती थी। वहां या तो ट्रिटाइजेस थी या कोई बहुत बड़े कोई स्कॉलरली कॉन्सेप्ट आ रहे थे, तो वो ओरल फॉर्म में, मौखिक फॉर्म में आ रहे थे। छोटी विधा का कोई जिक्र नहीं था, पर्सनल अप्रोच का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि वो पूरे समाज विशेष को सुधारने के लिए बड़े ट्रिटाइज, बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया करते थे। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के आसपास ऐसे अपन को देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां एक तरीके से ये आर्गुमेंटेटिव अप्रोच है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो ये एसेज के बारे में अपन ने थोड़ी सी जानकारी ली कि ऐसे क्या होता है, चार्ल्स लैम कौन थे, उनकी जिंदगी के हिस्से क्या रहे, उनके वर्क्स क्या थे। अब अपन जो अपना टेक्स्ट है उसके ऊपर आते हैं। हमारा टेक्स्ट है वो है मॉडर्न गैलेंट्री। अब ये जो टाइटल है मॉडर्न गैलेंट्री, इससे अपन को सबसे पहले इस टाइटल को एक बार अपन डिकंस्ट्रक्ट करके देखें तो अपने पास कुछ एक जवाब मिलते हैं कि लैम एक्चुअल में इस ऐसे में बात क्या कर रहे हैं। तो मॉडर्न गैलेंट्री नाम से टाइटल है। गैलेंट्री का मतलब क्या है? जब अपन गैलेंट्री का मतलब ढूंढते हैं तो अपन को गैलेंट्री में दिखता है कि समवन हु रिस्पेक्ट विमेन, जो औरत को रिस्पेक्ट करे वो गैलेंट्री है, वो एक एटीट्यूड है। अब ये गैलेंट्री है ये कहां से निकला है? गैलेंट्री शिवलरी नाम के एक शब्द से निकला है। शिवलरी को ही गैलेंट्री बोला जाता है, या फिर शिवलरस एक्शन है उनको गैलेंट्री बोला जाता है। क्या है शिवलरी? ये शिवलरी एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच शब्द है। और शिवलरी का मतलब क्या होता था इसका कि नाइट, पुराने वक्त में नाइट हुआ करते थे, राजा किंग होते थे, किंग की आर्मी में किंग को सपोर्ट करने के लिए जो नाइट हुआ करते थे वो जर्नी पे जाया करते थे। ये भी कुलीन तबके के ही लोग थे, जर्नी पे जाया करते थे। उस जर्नी में ये बेसिकली एक्सप्लोर किया करते थे चीजों को, उस नेचुरल सिनेरियो को।
और वहां किसी जगह गए हुए हैं और किसी फीमेल को देखा, वो परेशान है, वो समस्याओं में है, तो उसको वहां बचाने की कोशिश करते थे। जो दूसरे विलन्स होते थे उनसे, उनको बचा के उनकी रिस्पेक्टफुली उनको उनका जो जगह है वहां छोड़ के आते थे। तो ये इस तरह के एटीट्यूड पुराने वक्त नाइट के हुआ करते थे। तो इसी तरह के एटीट्यूड, इसी शिवलरस एटीट्यूड को गैलेंट्री कहा गया। तो लैम्ब अपने इस प्रेस्क्राइब्ड जो टेक्स्ट है इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें लैम्ब कह रहे हैं औरत के लिए रेस्पेक्ट या शिवलरी आज के मॉडर्न टाइम में कितनी है और मिडिल एजेस में जो नाइट हुआ करते थे उनके टाइम में कैसी थी। तो एक डाइकोटमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंशिएंट की और मॉडर्न की। इसीलिए इन्हें एंटीक्वेरियन बोला जाता है कि पुराने वक्त को क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं और मॉडर्न में कमियां ढूंढ रहे हैं। अच्छाइयां हैं उसको भी बता रहे हैं मॉडर्न में, मगर कमियां हैं उनको भी उजागर कर रहे हैं। यहां इसी चीज में एक इंपॉर्टेंट खास बात और देख लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज। जब ये नाइट जर्नी पे होते थे और किसी फीमेल को, किसी डैमजेल इन डिस्ट्रेस को रेस्क्यू करते थे, बचाते थे, तब वो उनकी इस तरह की कहानियों को नाम दिया जाता था रोमांस। एक नाइट है, जर्नी पे है, उसने किसी एक औरत को बचाया, भले ही वो उसके साथ शादी हो या ना हो, मगर वो बचाते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सिर्फ रिस्पेक्ट का मामला था। इस रोमांस शब्द को बॉलीवुड ने फिर आगे बिगाड़ दिया। बॉलीवुड ने क्या काम किया यहाँ पे कि रोमांस का मतलब दिखाया, एक हीरो है जो उसके जो काउंटर पार्ट है, जो फीमेल हीरोइन है, उसको फॉलो कर रहा है, उसको उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस रोमांस का मॉडर्न टाइम में फ्लर्टरी और इनसे रिश्ता दिखा दिया बॉलीवुड ने, जो कि इसका मतलब था नहीं। ये रोमांस तो ऐसी कहानियां थी जिसमें नाइट है, वो एक औरत को रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसी से ये गैलेंट्री का मामला है कि आप कैसे रिस्पेक्ट है औरत की। अब मॉडर्न टाइम में शिवलरी का अपन एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं। आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, एक औरत है वो खड़ी है, और आप ये सोचते हैं कि इस लेडीज को सीट दी जाए आप जहां बैठे हैं, तो ये आपका शिवलरी का एटीट्यूड है, आपका ये रिस्पेक्ट का एटीट्यूड है। तो ये गैलेंट्री का, मॉडर्न गैलेंट्री का एक बेसिक आइडिया है। अब जो ऐसे है उसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे है, इसकी शुरुआत होती है यहां से। इन कंपेयरिंग मॉडर्न विद एंशिएंट मैनर्स, कि मॉडर्न और एंशिएंट मैनर्स को कंपेयर करने पर चार्ल्स लैम्ब शुरुआत कर रहे हैं कि मॉडर्न और एंशिएंट मैनर्स को कंपेयर करने पर वी आर प्लीज टू कॉम्प्लीमेंट आवरसेल्व्स ऑन द पॉइंट ऑफ गैलेंट्री। जब मॉडर्न और एंशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हम खुश महसूस करते हैं, किस पे, कि पॉइंट ऑफ गैलेंट्री। भाई हमें औरतों के लिए रिस्पेक्ट बहुत है, हम गैलेंट्री को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब चार्ल्स लैम्ब यहां कुछ एक दो शब्द देंगे जिससे आयरनी पैदा होगी इनकी राइटिंग में। आयरनी क्या होती है? इंटेंडेड मीनिंग है वो सरफेस मीनिंग से अलग होता है। वो क्या है? हमारी गैलेंट्री लैम्ब बता रहे हैं कैसी है। ए सर्टेन ऑब्स्क्यूसनेस एक फ्लैटरी है, सिकोफेंसी है, ऑब्सिक्यूसनेस का नाम है, यानी कि फ्लैटरी है, चापलूसी है कहीं ना कहीं, और एक डिफरेंशियल रिस्पेक्ट, एक तो रिस्पेक्ट आदर है, एक बहुत ही ज्यादा विनम्र होना किसी चीज के लिए। डिफरेंशियल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब भी आदर है और डिफरेंशियल का मतलब भी रिस्पेक्ट ही है। इन दोनों को मिलाने पे बहुत ही ज्यादा शालीनता, विच वी आर सपोज टू पे टू फीमेल्स एज ए फीमेल, हमें फीमेल को देनी चाहिए क्योंकि वो औरतें हैं, वो डिजर्व करती हैं इस चीज को। मगर लैम्ब ने यहाँ ये ऑब्स्क्यूसनेस का ये जो वर्ड यूज लिया है, चापलूसी कहा है, कि हमारी गैलेंट्री है वो एक तरह से चापलूसी किस्म की नजर आ रही है। चापलूसी कैसे? मैंने बताया कि एंशिएंट टाइम में गैलेंट्री कैसी थी, कोई चापलूसी नहीं थी। वहां गैलेंट्री का मतलब था जस्ट रिस्पेक्ट, सिंपल रिस्पेक्ट एक औरत की। तो ये यहां आयरॉनिक टोन में लैम्ब बात कर रहे हैं। अब आयरनी क्या है इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, आयरनी, और उसके बाद इस ऐसे को आगे समझते हैं। जहां अपने ऐसे में जो जरूरी आयरनी का कंसेप्ट है उसे ही समझेंगे, बाकी आयरनी के जो और हिस्से हैं उनसे अपन बचने की कोशिश करेंगे। आयरनी है
ये एरन नाम के एक लैटिन भाषा के शब्द से मतलब निकला है इसका, और इसका मतलब होता है डिसेंबलर। डिसेंबलर कैसे? कोई एक तरह से बहरूपिया जो होता है अपना भेष बदलता है, वो होता कुछ और है और वो दिखाता कुछ और है। जैसे ग्रीक ट्रेजेडीज हुआ करती थी, वहां डिसेंबलर हुआ करते थे। वो पेश तो बहुत बेवकूफ आते थे मगर एक्चुअल में होते बहुत इंटेलिजेंट थे। जैसे शेक्सपियर के फूल्स हैं, वो क्या है? वो एक्चुअल में फूल्स नहीं है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पार्ट है उस प्ले का। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट उस प्ले के अंदर वही होते हैं, उनका नाम फूल है। तो ये आयरनी इरियन नाम से, उसी फूल से शब्द आया है। और आयरनी का मतलब ये है कि आपका जो सरफेस मीनिंग है, आपका जो सरफेस का मीनिंग है, सीधा सीधा जो कहा गया है उससे उल्टा जो राइटर बताने की कोशिश कर रहा है उस सरफेस मीनिंग से, उसका मतलब अलग है। जैसे राइटर ने कहा फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बात इतनी है, मगर जो ऑब्स्क्यूर्स ने जो फ्लैटरी और सिकोफेंसी वाला टर्म डाल दिया, इसका मतलब यह है कि मॉडर्न गैलेंट्री कैसी है, एक चापलूसी भरी गैलेंट्री है। तो यहां सरफेस मीनिंग है, वो इंटेंडेड मीनिंग जो लेखक कहना चाहता है उससे अलग है, इसलिए वो आयरॉनिक स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। चार्ल्स लैम की राइटिंग में दो तरह की आयरनी दिखेंगी। एक तो दिखेगी वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी जब राइटर है, जो हमें लिखा हुआ टेक्स्ट में दिख रहा है, राइटर उससे कुछ अलग बताना चाह रहा है और वो ऑडियंस है या जो रीडर है उसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये यहां इसने जो इसका एक्चुअल मीनिंग है उससे इंटेंडेड मीनिंग है उससे कहीं ना कहीं सरफेस मीनिंग से अलग है। मतलब जो राइटर बताना चाह रहा है वो जो लिखा हुआ है उनमें दोनों में विरोधाभास है। जैसे ये आयरनी आगे भी आपको देखने को मिलेगी, आगे आगे अपन पढ़ते जाएंगे। तो वर्बल आयरनी, लिखा हुआ कुछ है और ऑथर है, एसेइस्ट है, वो बताना कुछ और चाह रहा है, तो ये एक तो है वर्बल आयरनी। चार्ल्स लैम के वर्क में, इस मॉडर्न गैलेंट्री में ये फुल ऑफ वर्बल आयरनी है। इसी वर्बल आयरनी को वेन सी बूथ नाम के एक क्रिटिक हुए हैं जिन्होंने रेटोरिक ऑफ फिक्शन लिखी थी। रेटोरिक ऑफ फिक्शन, उसके अंदर स्टेबल आयरनी और अनस्टेबल आयरनी बताया था। इसे स्टेबल आयरनी भी कहते हैं। स्टेबल आयरनी क्या है? जब रीडर को यह आभास हो जाए कि भाई जो लिखा हुआ है उससे मीनिंग उल्टा है, राइटर अपन को उल्टा मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा है, तो यहां ह्यूमर भी पैदा हो जाता है इस आयरनी के थ्रू। हंसी मजाक में क्रिटिसिज्म का मामला भी चल जाता है और राइटर है, एसेइस्ट है, वो सेंसरशिप से भी बच निकलता है। तो ये एक स्टेबल आयरनी और वर्बल आयरनी का जिक्र है यहाँ पे। जो चार्ल्स लेम की जो वर्क है मॉडर्न गैलेंट्री में, वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर चलता हुआ दिखता है। और भी कई तरीके की आयरनीज है, जैसे स्ट्रक्चरल आयरनी हुआ करती है, ड्रामेटिक आयरनी हुआ करती है, जैसे ट्रेजिक आयरनी हुआ करती है, जैसे अपने पास सिचुएशनल आयरनी है, तो रोमांटिक आयरनी भी एक है जिसे श्लेगल ब्रदर्स ने सबसे पहले प्रोपाउंड किया था इस थियरी को, मगर वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो अपन उस पर बात करेंगे नहीं। जो आयरनी अपन को दिख रही है उसी पे अपन बात कर रहे हैं, और वो आयरनी अपन को वर्बल और स्टेबल आयरनी यहाँ पे नजर आ रही है। जो ऑथर ने, जो एसेइस्ट ने कागज पे लिखा है उससे वो कुछ इतर बताना चाह रहा है, जो रीडर ने पकड़ लिया तो वो आयरनी समझ गया है। अब इस ऐसे में आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई एंशिएंट और मॉडर्न को कंपेयर करते हैं। गैलेंट्री क्या होती है? गैलेंट्री महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट का मामला है, मगर गैलेंट्री चापलूसी नहीं है, फ्लैटरी नहीं है, बहुत ही ज्यादा जानबूझ के विनम्र होना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। I shall believe that this principle actuates our conduct. मैं ये मान लूंगा, ये भी आयरनी है, यहां भी आयरनी आपको दिखेगी जब इस पूरे पैराग्राफ को अपन पढ़ लेंगे। मैं ये मान लूंगा कि इस तरह का ये गैलेंट्री वाला बिहेवियर है, ये एक्चुएट करता है, ये अपने व्यवहार को और अच्छा बनाता है, अपने कंडक्ट को। When I can forget that in the 19th century of the era from which we date our civility, we are but just beginning to leave off very frequent practice of whipping females in public in common
with the corset male offenders. इस पैराग्राफ का पूरे का मतलब ये है कि मैं ये मान लूंगा ये बात कि ये जो गैलेंट्री की बात है ये अपने कंडक्ट को सुधारता है, मगर ध्यान रखो ये गैलेंट्री है कहाँ मॉडर्न टाइम में, इसी 19वीं शताब्दी में महिला को अभी अभी जस्ट 2-3 साल पहले ही पब्लिक प्लेस पे उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसके कोड़े लगाए जाते थे, विपिंग कोड़े लगाए जाते थे, जैसे किसी भी एक बहुत ही रूखे सूखे उदासीन किसी मेल ऑफेंडर जैसा कोई क्राइम कर देता है, वैसा ही उस मेल ऑफेंडर की तरह इस औरत को भी पीटा जाता था। ये लेम क्या कह रहे हैं, 1817 में इंग्लैंड के अंदर एक प्रैक्टिस थी, कोई भी पेटी क्राइम अगर कोई फीमेल करती थी, जैसे चोरी किया है, पेटी यानी कोई की छोटा मोटा कोई भी क्राइम होता था, जैसे चोरी का क्राइम है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन का मामला था, तो उसे पब्लिक प्लेस पे सबके सामने प्रताड़ित किया जाता था। शी यूज्ड टू बी बिटन अप बाय द होल पब्लिक उसे कोड़े मारा करती थी। तो ये 1817 में इस चीज को बैन हुआ है। और लेम भी इसी 19वीं शताब्दी में 1817, 20, 25 के आसपास लिखना शुरू कर रहे हैं। तो लेम कह रहे हैं कि ये गैलेंट्री, मैं ये चीज मान लूंगा कि गैलेंट्री है, ये वाली बात अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी को, कंडक्ट को सुधारती है, मगर मैं कैसे मानूं ये चीज 1817 में तो अपन ने फीमेल को कोड़े मारना बंद किया है, तो मॉडर्न टाइम में गैलेंट्री कहाँ है? तो ये मैंने कहा था यहाँ आयरनी है। आई शैल बिलीव, इसका मतलब है मैं ये गैलेंट्री वाली बात नहीं मानूंगा। नहीं क्यों मानूंगा? क्योंकि 1817 के आसपास तो आप महिलाओं को खुलेआम पीट रहे थे, कोड़े मार रहे थे। तो ये क्या है? आयरनी है, ये वर्बल आयरनी है। वर्बल आयरनी है। इसमें लैम कह रहे हैं आई शैल बिलीव को यहां पलट के ये लिखा जा सकता है आई शैल नॉट बिलीव, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। क्यों? क्योंकि ये तो औरतों को तो अभी 2-5 साल पहले तक तो कोड़े मारे जा रहे थे, तो गैलेंट्री कहां है यहाँ? तो आई शैल बिलीव को ये पलट के ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये बात नहीं मानूंगा। तो यहां ये लैम इस तरह की राइटिंग टेक्निक का यूज क्यों कर रहे हैं? ये सीधा ये भी लिख सकते थे कि आई शैल नॉट बिलीव दिस प्रिंसिपल। सीधा लिखने पे ऐसे के अंदर एक खास बात होती है, ये एलिप्टिकल और पैरेंथेसिस नाम की टेक्निक एसेज के अंदर हुआ करती है। एलिप्टिकल क्या है? जहां बहुत से शब्दों को बीच में छोड़ देना, जैसे यहां नोट लगाना ये जरूरी नहीं समझा इन्होंने समझा कि शब्दों को राउंड अबाउट वे में कोई बात कहते हैं, घुमा फिरा के कहते हैं। सीधा सीधा बताएंगे सेंसरशिप का मामला है, सीधा सीधा बताने में आयरनी नहीं है, सीधा सीधा बताने में ह्यूमर नहीं है, सीधा सीधा बताने में व्यंग्य नहीं है। तो एलिप्टिकल कोई शब्दों को छोड़ना, पैरेंथेसिस किसी चीज को बढ़ा के बताने की कोशिश करना। पैरेंथेसिस को वैसे कोई चीज होती है उसको ब्रैकेट में आगे और लिखा जाता है, मगर यहाँ ब्रैकेट का यूज नहीं करते, उस चीज को बढ़ा के घुमा फिरा के राउंड अबाउट वे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैम्ब इज ट्राइंग टू बीटिंग अराउंड द बुश, वो क्या है, इधर उधर घुमा के बात को बता रहे हैं ताकि किसी एक आइडिया को ह्यूमर से, आयरनी से उस चीज को एक्सप्रेस किया जा सके। तो ये सेकंड वाला पैराग्राफ है, इसमें क्या जिक्र किया गया है कि आई शैल बिलीव दैट दिस प्रिंसिपल एक्चुएट, मैं ये बात तभी मानूंगा, चलो जब, पर मैं मानूं कैसे? समस्या यहां है कि अभी अभी तो उन औरतों को विपिंग पीटा जा रहा है। किस में? 19th सेंचुरी, या मैंने 1817 की आपको डेट बताई, यहां इसी वक्त बैन लगा है पब्लिक प्लेस पे प्रोसिक्यूट करने का किसी को भी। तो वी आर जस्ट बिगिनिंग टू लीव ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ वीपिंग फीमेल्स इन पब्लिक इन कॉमन विद कॉर्सेट मेल ऑफेंडर्स। ये कॉमन हुआ करती थी, जो बहुत ही एक भयंकर क्राइम जो मेल किया करते थे वो, और मगर औरतों के साथ भी ये चीज अभी छोड़ा है। तो एक तरह से गैलेंट्री का मामला लैम्ब कहते हैं नहीं देखने को मिल रहा है मॉडर्न टाइम में। आई शैल बिलीव इट टू बी इन्फ्लुएंशियल, मैं इसे मानूंगा इन्फ्लुएंशियल, वापस आई शैल बिलीव इट का यूज कर रहे हैं। व्हेन आई कैन शट माई आईज टू द फैक्ट दैट इन इंग्लैंड women आर स्टिल ओकेजनली हैंग्ड, मैं ये बात इंग्लैंड में तभी मानूंगा when I can shut my eyes to the fact,
मैं ये बात तभी मानूंगा जब मैं मेरी आंखें बंद कर लूं कि महिलाओं को इंग्लैंड के अंदर कभी कभी अब भी लटकाया दिया जाता है, हैंग्ड, कि महिलाओं को अभी भी चौराहों पे, रास्तों पे पेटी क्राइम के चलते सजा दी जा रही है सबके सामने, बहुत ही तुच्छ क्राइम के ऊपर। तो मतलब लैम्ब कह रहे हैं मैं गैलेंट्री को नहीं मानूंगा। तो आई शैल बिलीव से नहीं का रेफरेंस दे रहे हैं बार बार, ये भी यहां आयरनी की बात, वर्बल आयरनी दिख रही। I shall believe in it when actresses are no longer subject to be hissed off a stage by a gentleman. मैं ये बात तब मानूंगा जब तक औरत को किसी जेंटलमैन के द्वारा एक स्टेज के ऊपर से धिक्कार के उतारा नहीं जाता। हिस्ट ऑफ यानी कि उसे धिक्कारने वाले स्टेटमेंट देके उतारा नहीं जाता। जैसे हमें मालूम है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड को आज अपन बहुत ही प्रॉस्परस और उस तरह का एनवायरनमेंट समझते हैं, मगर महिलाओं को ड्रामा और स्टेज पे परफॉर्म करने की इजाजत नहीं थी। 16वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं फीमेल्स हैं वो अपन को दिख रही हैं स्टेज के ऊपर परफॉर्म करती हुई, मगर लैम्ब के टाइम पे भी पूरी तरीके से ये चीज, औरतों को ये इंडिपेंडेंस, ये खुलापन, ये कहीं ना कहीं हासिल नहीं था। आगे जाके आपको विक्टोरियन टाइम के एंड में और मॉडर्न टाइम में 1920 के आसपास जब सफरेज का वो मामला आता है, उनको वोटिंग राइट मिलते हैं, जब वो अपने अधिकारों की बात करती हैं, तब कहीं ना कहीं जाके ये चीजें स्टेज वगैरह पे उनको अलाउ किया जाता है। तो ये गैलेंट्री कहाँ है, लैम्ब ये बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। तो इस वाले हिस्से में अपन ने गैलेंट्री बार बार लैम्ब बताने की कोशिश करें, गैलेंट्री बहुत अच्छी चीज है, पर क्या मॉडर्न इंग्लैंड में, मॉडर्न लंदन में ये गैलेंट्री देखने को मिल रही है? और जवाब ना के सेंस में निकल रहा है। I shall believe in it when Dorimant hands a fishwife across a canal or assists the apple woman to pick up her wandering fruit. अब यहां एक नाम आया है डोरिमेंट। डोरिमेंट ये एक कैरेक्टर है, जॉर्ज एथरेज नाम से एक प्लेराइट हुए हैं, जॉर्ज एथरेज। और एथरेज ने एक वर्क लिखा था मैन ऑफ मोड, मैन ऑफ मोड और सर पॉपलिंग फ्लटर। इसी वर्क को ये भी जाना जाता है सर पॉपलिंग फ्लटर, सर पॉपलिंग फ्लटर। तो डोरिमेंट किस तरह का इंसान था? डोरिमेंट एक जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज हुआ करती थी उनमें एक रैकिश, एक रैक या एक फॉपिश कैरेक्टर होता था। रैकिश या फॉपिश कैरेक्टर क्या होता था? एक ऐसा लड़का जो क्या है, हर औरत के साथ फ्लर्ट करता है, उसका काम ही फ्लर्ट करना है, रिस्पेक्ट का कोई मामला नहीं है। लैम्ब कहते हैं मैं ये गैलेंट्री तब मानूंगा कि कोई जब डोरिमेंट तरह का कोई लड़का, ऐसा रैकिश और फॉपिश लड़का, एक फिश वाइफ, एक मछली बेचने वाली अक्रॉस द कैनल, हेंस ए फिश वाइफ अक्रॉस द कैनल, जब एक मछली बेचने वाली औरत को, कैनल क्या है? नाली या गटर, कैनल का मतलब है नाली। तो एक डोरिमेंट, एक फॉपिश रैकिश फ्लर्ट करने वाला इस किस्म का लड़का एक फिश मछली बेचने वाली औरत को उस हाथ पकड़ के एक नाली को पार करवाए और असिस्ट और मदद करे एप्पल वुमन टू पिक अप हर वेंडरिंग फ्रूट विथ सम अनलकी ड्रे हैड जस्ट डिसिपेटेड, और असिस्ट करे एक सेब बेचने वाली औरत को जिसके सेब, ड्रे का मतलब है हॉर्स कार्ट, कार्ट, हॉर्स कार्ट। लंदन में उस वक्त लैम्ब के टाइम पे जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन थे वो घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। तो कहता है एक एप्पल बेचने वाली औरत के सेब हैं वो डिसिपेटेड यानी बिखरा दिए गए हैं हॉर्स कार्ट के द्वारा। और मैं ये गैलेंट्री तभी मानूंगा जब डोरिमेंट किस्म का एक लड़का उस सेब बेचने वाली, बिखरे हुए सेबों वाली औरत की जब मदद करे, या एक मछली बेचने वाली औरत को हाथ पकड़ के नाली को पार करवाए। ये गैलेंट्री है लैम्ब के सेंस में। तो यहां हमने, लैम्ब बार बार इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मॉडर्न टाइम में गैलेंट्री देखने को ही नहीं मिल रही है। मॉडर्न टाइम मतलब उनके खुद के टाइम, मॉडर्न का मतलब मॉडर्न एज नहीं है। आप जहां पैदा हुए आपके लिए मॉडर्न ये है,
आपके पिछले वाले, आपकी एक जनरेशन पीछे के लोग हैं, वो मॉडर्न में नहीं है, वो अपनी एज को हो सकता है मॉडर्न में, जो भी कुछ नया है वो सब मॉडर्न है। आई शैल बिलीव इन इट, मैं इस गैलेंट्री को चलो मानूंगा, कब मानूंगा? व्हेन द डोरिमेंट इन हम्बलर लाइफ who would be thought in their way notable adepts in this refinement shall act upon it place where they are not known। जब डोरिमेंट है, डोरिमेंट जो कैरेक्टर जॉर्ज एथरेज की वर्क से, एक रैकिश और फॉपिश कैरेक्टर, वो इन हम्बलर लाइफ मतलब अपने मिडिल क्लास की लोअर लाइफ में, मतलब ये ना दिखाए। डोरिमेंट अक्सर ये ऐसे लोग क्या करते हैं, इनका दिखावे में अपने आप को बहुत बड़ा फील करवाते हैं, फ्लर्ट करने के लिए कि वो बहुत बड़े किसी कूल या खानदान के हैं, मगर एक्चुअल में वो किसी नॉर्मल लाइफ या हम्बल लाइफ को बिलोंग करते हैं। तो जब डोरिमेंट इन हम्बलर लाइफ, अपने लो लाइफ में अपने उस दो तरीके का जो अवतार उसने धारण कर रखा है, फीमेल को फ्लर्ट करते वक्त वो अपने को ऊपर के किसी कूल का बताता है, और अदरवाइज वो हम्बल है जिंदगी में, हम्बलर लाइफ मतलब लो क्लास से बिलोंग करता है। हु वुड बी थॉट इन देयर वे नोटेबल अडेप्ट्स इन दिस रिफाइनमेंट, वो अपने विचारों में इस तरह का गैलेंट्री वाला रिफाइनमेंट ले आएगा, और शैल एक्ट, और एक्ट करेगा अपॉन इट इन प्लेसेस वेयर दे आर नॉट नोन, और ऐसी जगहों पे एक्ट करेगा, इस गैलेंट्री को दिखाएगा जहां उसे कोई जान नहीं रहा है। होता क्या है, डोरिमेंट क्या करते थे, जहां लोग उन्हें जानते थे वहां वो उच्च कूल का या फ्लर्ट करने की टेंडेंसी रखते थे, और जहां वो उन्हें नहीं जान रहा है कोई, वहां वो अपने, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को कोई जानता है, तो वो जब जानता है उसको, तो वो कैसे बिहेव करता है, उसको ये लगता है कि अब मैं, जो मेरी एक्चुअल कंडीशन ये है कि मेरे को सब जान रहे हैं, तो मैं जैसा हूं वैसा दिखाता हूं। मगर जब कोई उसे नहीं जान रहा है तब वो उच्च कूल का उस तरह का बताते थे। तो डोरिमेंट को जहां नहीं भी कोई जान रहा है, वहां भी अगर महिलाओं के लिए ऐसा वो हम्बल और ऐसा पेश आएगा, तब ये गैलेंट्री है। और थिंक देमसेल्व्स not observed when I shall see the traveler of some rich tradesman part with his admired box coat to spread it over the defenseless shoulder of a poor woman। अब आगे कहते हैं, मैं इस गैलेंट्री को लैम्ब कहते हैं तब मानूंगा कि जब एक ट्रेड्समैन, कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी, बॉक्स कोट मतलब बहुत महंगा कोट पहने हुए कोई व्यापारी स्प्रेड करता है अपने कोट को, मतलब किसी कोट को देता है अपने इस कोट को एक डिफेंसलेस शोल्डर। डिफेंसलेस शोल्डर का मतलब यहां क्या है, औरत से ही है, किसी वुमन से ही है, किसी औरत को देता है, पुअर वुमन हु इज पासिंग टू हर पेरिश, वो अपने पेरिश यानी अपने मकान की तरफ जा रही है, ऑन द रूफ ऑफ द सेम स्टेज कोच विद हिम, जो एक सेम ही स्टेज कोच, उस घोड़ा गाड़ी में उस इंसान, पैसे वाले अच्छे कपड़े पहने उस आदमी के साथ जा रही है। Drenched in the rain when I shall no longer see a woman standing up in the pit of London। अब यहां एक बात कह रहे हैं जो समझने वाली बात है, वो ये है इन 4 लाइनों में कि जब कोई ट्रेड्समैन, कोई बिजनेसमैन एक औरत के साथ सफर कर रहा है, वो बरसात में भीगी हुई है और अपने घर की तरफ जा रही है, अगर उसे अपना कोट उतार के दे रहा है तो वो गैलेंट्री है। तो यहाँ ट्रेड्समैन का जिक्र है, यहाँ बॉक्स कोट का जिक्र है, एक महंगा कोट स्प्रेड यानी उसे दे रहा है, फैला रहा है उसके कंधों पे एक गरीब औरत के, जो बरसात में भीगी हुई और अपने घर की तरफ जा रही है, और उसी इंसान के साथ स्टेज कोच, जिसे कहा गया है कि घोड़ा गाड़ी में सफर कर रही है। और आगे लैम्ब कहते हैं, मैं इस गैलेंट्री को तब मानूंगा, एक दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, जब ए वुमन स्टैंडिंग अप इन द पिट ऑफ लंदन थिएटर टिल शी इज सिक फेंट विद द एक्सर्शन, with men about her seated at their ease and jeering at her distress, till one that seems to have more manners or conscience than the rest significantly declares she should be welcome to his seat if she wears a little younger and handsomer। यहां तक क्या बात करने की कोशिश करी है लैम्ब ने। लैम्ब कह रहे हैं, इनके वर्ड मीनिंग देखते हैं, पहले इस 4 लाइन का मतलब क्या है इसको समझते हैं। चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं, मैं इस गैलेंट्री को और तब मानूंगा जब एक औरत है, वो लंदन के किसी थिएटर में कोई ड्रामा, कोई प्ले देखने गई है, और उस वक्त
उसको कोई आदमी सीट देने की कोशिश करे तब ये गैलेंट्री होगी, अदरवाइज ये गैलेंट्री नहीं है। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है, व्हेन आई शैल नो लॉन्गर सी ए वुमन स्टैंडिंग अप इन द पिट। पिट का क्या मतलब है, थिएटर के 3 हिस्से हुआ करते हैं। जैसे जो पुराने टाइम में जो प्लेज हुआ करते थे, जो थिएटर बनाया जाता था, उसके 3 हिस्से होते थे। एक तो होते थे बॉक्सेस, एक होता था पिट और एक होती थी गैलरी। बॉक्सेस में अपर क्लास की जो लेडीज हैं, अपर क्लास जो एरिस्टोक्रेसी है, जो हैव्स हैं, उनके साथ में जो भी औरतें आई हैं वो सब ऊपर बैठ के प्ले देखा करती थी। तो एरिस्टोक्रेसी का यहाँ बात है। पिट मिडिल क्लास के लिए बनाया जाता था, मिडिल क्लास के लोग हैं वहां रहते थे, और गैलरी क्या है, लोअर क्लास के लोगों के लिए हुआ करती थी। तो ये इस तरह से 3 तरह का ये स्टेज का वो हुआ करता था। ये ऐसे गोल किस्म के बने होते थे। यहाँ पहला हिस्सा है वो गैलरी है, फिर यहाँ आता है पिट आता है, और ऊपर ही ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, अपने पास बॉक्सेस हैं। जैसे अपन मैच देखते हैं वो ऐसे ओवल शेप में बना होता है, और उसके अंदर ऊपर की जो सीट है वो क्या है, वो बॉक्सेस बने होते हैं। वो एरिस्टोक्रेसी के लिए है। पिट है वो किसके लिए है, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए है, और जो गैलरी है वो क्या है, लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लैम्ब कह रहे हैं मैं इस गैलेंट्री को तब मानूंगा व्हेन आई शैल नो लॉन्गर सी ए वुमन स्टैंडिंग अप इन द पिट ऑफ लंदन थिएटर। जब एक औरत लंदन थिएटर में मुझे खड़ी हुई ना दिखे, उसे कोई ना कोई सीट दे दे। टिल शी इज सिक एंड फेंट विद द एक्सर्शन, और वो एकदम थक चुकी है और एक्सर्शन बहुत ही खराब हालत में है। विद मैन अबाउट हर सीटेड देयर ईज एंड जेयरिंग एट हर डिस्ट्रेस, और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसे सीट देने की बजाय क्या देखते हैं, वो औरत गैलरी में खड़ी है, एक्सर्टेड है, बहुत थकी हुई है, और जो लोग हैं उसके इस जो उसकी अभी की जो स्थिति है उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसको देख के खुश हो रहे हैं, उसके डिस्ट्रेस के ऊपर, उसकी थकान, उसकी निराशा के ऊपर। तो इस तरह का मॉडर्न लंदन में माहौल है। तो लैम्ब कह रहे हैं मुझे गैलेंट्री कहां देखने को मिलेगी। मगर उन सब के बीच में लैम्ब कहते हैं एक लड़का बोलता है। क्या बोलता है, टिल वन दैट सीम्स टू हैव मोर मैनर्स, वो जिसके अंदर मोर मैनर्स है, मैनर्स है, वो बोलता है, क्या बोलता है, और कंसाइंस, उसमें एक चेतना समझ है, देन द रेस्ट, बाकी सबसे, सिग्निफिकेंटली डिक्लेयर करता है, शी शुड बी वेलकम टू हिज सीट इफ शी वेयर ए लिटिल यंगर एंड हैंडसमर। इसे सीट दी जानी चाहिए अगर ये खूबसूरत है और जवान है तो ये गैलेंट्री का तरीका है लैम्ब के सेंस में। लैम्ब कह रहे हैं कि मुझे गैलेंट्री कहाँ मिलेगी लंदन में, जहां एक औरत है, थिएटर में खड़ी है, उसे कोई सीट नहीं दी जा रही है, और वो ये देखती है कि उसका जो एक्सर्शन है और उसका जो डिस्ट्रेस है, उसकी जो हालत खराब है, उसके ऊपर लोग हंस रहे हैं। मगर एक वक्त ऐसा है, एक अपने आप को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मैनर्स दिखाने वाला लड़का बीच में बोलता है कि भाई ये जवान और खूबसूरत है तो इसको सीट दे देनी चाहिए। तो ये हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं लैम्ब यहाँ पे, कि वो औरत थी, उसे सीट मिलती तो मैं मानता गैलेंट्री है, मगर लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, लोग उस पर हंस रहे हैं, और अगर वो खूबसूरत है तो उसे सीट मिलनी चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो लैम्ब के अकॉर्डिंग ये मॉडर्न गैलेंट्री का हिस्सा नहीं है। Place this dapper warehouseman or that rider in a circle. Dapper होता है खूबसूरत, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग। अब इस पूरी लाइन का 2-3 लाइन का मतलब देखते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं इसमें बात क्या करी गई। Place this dapper warehouseman or that rider in the circle of their own female acquaintance and you shall confess you have not seen a politer bred man in Lothbury. यहां क्या बात कर रहे हैं, लैम्ब कह रहे हैं जो वेयर हाउस मैन है, जो एक लड़का इस थिएटर में बैठा है, वो मैनर्स दिखा रहा है, वो लंदन के वेयर हाउसेस में काम करता है, गोदामों में वहां कोई पोस्ट पे काम करता है, दिखने में खूबसूरत है, और जो राइडर जिसकी बात करी थी, उस राइडर की अगर वो दे देता तो वो गैलेंट्री में आ जाता, मगर उसे देनी चाहिए थी, लैम्ब ने कहा, तब मैं गैलेंट्री मानता, कोट दे देता अपना। तो वो राइडर जो एक
स्टेज कोच में ट्रेवल कर रहा है उस गरीब औरत के साथ, वो जब अपने सर्कल में होते हैं और अपनी जानकार महिलाओं के साथ पेश आते हैं, तो आप ये चीज कन्फेस करोगे खुद से कि उनके जितना पोलाइट और वेल ब्रेड मैन कोई भी नहीं है, उनके जितना जिसकी अच्छी परवरिश हुई है, गैलेंट्री वाला आदमी कोई नहीं है। यहां लैम्ब हिपोक्रेसी को बता रहे हैं, और वो हिपोक्रेसी क्या है? हिपोक्रेसी है कि खुद की समाज की महिलाएं, खुद की जानकार महिलाएं, खुद की वाइफ, खुद की बिलवेड, खुद की मदर जो भी है, उसके साथ ये लोग रहते हैं, तो ये बहुत ही वेल ब्रेड और पोलाइट हैं। आपको भी लगेगा कि इनसे बड़ा गैलेंट्री को दिखाने वाला कोई इंसान है ही नहीं। मगर यही लोग, वो गरीब औरत जब स्टेज के पिट पे खड़ी थी, उसे सीट नहीं दे रहे, उसकी खूबसूरती के उसके ऊपर उसको तोल रहे हैं, उससे पहले एक राइडर जो कोच में एक इंसान ट्रेड्समैन जा रहा है, उसको उस भीगी हुई औरत को अपना जैकेट उतार के देना चाहिए था, उसने नहीं दिया। मगर यही लोग अपनी औरतों के साथ होते तो उनके साथ बहुत पोलाइट बिहेव करते। तो ये समाज की हिपोक्रेसी है। दिखाते अपन गैलेंट्री हैं, दिखाते अपन रिस्पेक्ट हैं औरत की, मगर कोई इस मॉडर्न टाइम में करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इस डाइकोटमी को समझिएगा कि पुराने टाइम में जो नाइट हुआ करते थे वो गैलेंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मॉडर्न टाइम में गैलेंट्री कैसी आ गई। Lastly, I shall begin to believe that there is some such principle influencing our conduct when more than one half of the drudgery and coarse servitude of the world shall cease to perform by women. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लैम्ब कर रहे हैं कि अंत में मैं ये मानता हूं, मैं इस आइडिया को, गैलेंट्री को तब मैं मानूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, ड्रजरी यानी कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कश और जो तुच्छ कोर्स सर्विट्यूड, एक तरह से थका देने वाला उबाऊ काम जितने भी महिलाएं कर रही हैं, वो करना बंद कर दें तो मैं ये गैलेंट्री मानूंगा। जैसे वो काम कौन से हैं? डोमेस्टिक चोर्स का काम फीमेल्स का है, उन्हें बाहर फैक्ट्रीज वगैरह में रोमांटिक एज के टाइम पे भी इजाजत नहीं थी। स्टेज आर्ट है, वो परफॉर्म वो कर नहीं सकती हैं। तो ये ड्रजरी है, खाली बकवास के जो भी काम है, डोमेस्टिक चोर्स, ये सब करने के लिए महिलाएं हैं, बाकी महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है। तो लैम्ब कह रहे हैं अगर ये महिलाएं करना बंद कर दें तब मैं मानूंगा कि गैलेंट्री वाला मामला हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। Until that day comes, जब तक वो दिन आता है, I shall never believe this boasted point of be anything more than a conventional fiction, a pageant got up between the sexes in a certain rank and a certain time of life in which both find their account equally. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लैम्ब वापस अगले पैराग्राफ में कर रहे हैं। जब तक यह दिन नहीं आता तब तक दोनों तरफ से महिलाओं और पुरुषों के द्वारा ये गैलेंट्री वाला मामला है, दोनों पक्षों के द्वारा ये एक कन्वेंशनल फिक्शन लगती है, ये एक तरह का काल्पनिक चीज ही लग रही है। गैलेंट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हुई नहीं दिख रही है। ए पेजेंट गॉट अप, पेजेंट क्या है? एक तरह का एक कंपटीशन आ गया है दोनों के बीच में, दोनों सेक्सेस के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, जो एक खास रैंक से बिलोंग कर रहे हैं, एंड एट ए सर्टेन टाइम इन लाइफ, जिंदगी के किसी मोड़ पे, एक वक्त, इन विच बोथ फाइंड देयर अकाउंट इक्वली, और दोनों ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो खूबसूरत महिलाएं हैं वो भी क्या कर रही हैं? वो भी हिपोक्रेसी का शिकार हैं, और मेल भी हिपोक्रेसी का शिकार है। तो मेल फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। फीमेल खूबसूरत महिलाओं की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खूबसूरत महिलाएं भी यही चाह रही हैं, मगर एक्चुअल में महिलाओं को यह ध्यान नहीं है कि जो दूसरी क्लास है, जो पुअर क्लास है, जो रैंक में नीचे है, जो हैव नॉट है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उनके साथ कहीं ना कहीं ये मेल है, ये दोहरा बिहेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शय दी जा रही है, वो महिलाएं भी पुरुषों को दे रही है। तो ये पेजेंट, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। औरतें खूबसूरत बनना चाह रही हैं, मर्द उनकी तारीफ कर रहा है दोनों सेक्सेस में, और गैलेंट्री वाला मामला कहीं है नहीं। तो ये चीज यहां लैम्ब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई शैल बी इवन डिस्पोज टू रैंक इट, मैं भी इस चीज को रैंक देने के लिए टिल्ट होऊंगा, डिस्पोज करूंगा, उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बढ़ूंगा आगे। इट अमंग द सैलिटरी फिक्शंस ऑफ लाइफ, और इसे एक सलाम करने वाले कल्पना फिक्शन जिंदगी को मानूंगा। कब मानूंगा? when in polite circles I shall see the same attention paid to the age as to youth. जितने भी विनम्र सर्कल हैं, जितने भी पढ़े लिखे अच्छे कुछ स्कूल के या गरीब जो भी जो मर्द हैं, जो भी तबका है,
अगर वो जितना यूथ जवान औरत को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उतना ही अगर वो किसी मिडिल एज की या किसी ओल्डर लेडी की रिस्पेक्ट भी करें तो वो गैलेंट्री की तरीके से समझा जाएगा। टू होमली फीचर्स एज टू हैंडसम। होमली फीचर्स क्या है? हैंडसम यानी खूबसूरत औरत से, और होमली मतलब जो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, जिसे समाज ने के एक तरीके ने खूबसूरत नहीं माना है, भले ही वो खूबसूरत हो, तो उनको भी जब एक तरह से इज्जत मिलनी शुरू होगी तब मैं मानूंगा कि ये गैलेंट्री का मामला है। यहां पुराने टाइम में ऐसा सेंस नहीं था कि मेल की खूबसूरती के लिए अपन हैंडसम यूज करते थे या फीमेल के लिए ब्यूटीफुल यूज करते थे, दोनों को एक ही कैटेगरी में हैंडसम से ही समझा जाता था। तो यहाँ होमली फीचर्स एज टू हैंडसम और टू कोर्स कंप्लेक्शन, कोर्स यानी रूखे हुए, कंप्लेक्शन जैसे फेयर कंप्लेक्शन, डार्क कंप्लेक्शन। तो कोर्स कंप्लेक्शन क्या है? जो उसका रंग रूप रूखा सूखा है, उसको भी इज्जत मिलेगी, तब वो गैलेंट्री है। एज टू क्लियर द वुमेन एज शी इज ए वुमेन, उसको रिस्पेक्ट इसी बात पे मिले कि वो एक औरत है, बस इतना काफी है, जरूरी नहीं उसका कोर्स कंप्लेक्शन हो, रूखा सूखा कंप्लेक्शन हो, या फिर वो खूबसूरत नहीं है, या वो बूढ़ी हो चुकी है। औरत को औरत के तरीके से ही रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए। नॉट एज शी इज अ ब्यूटी, ए फॉर्च्यून और ए टाइटल, ना ही वो भाई कोई बहुत खूबसूरत है, ना ही वो फॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा उसके पास मतलब कोई धन पैसा है, और इसके पास कोई रैंक है, वो काउंटेस है या फिर वो कोई डचेस है, इस रैंक के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। I shall believe it to be something more than a name when a well-dressed gentleman in well-dressed company can advert to the topic of female old age without exciting and intending to excite a sneer. I shall ये कहते हैं वापस कि मैं इस गैलेंट्री के इस बात को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन किसी वेल ड्रेस्ड कंपनी के अंदर कैन एडवर्ट, एक टॉपिक को उठा सकता है, फीमेल ओल्ड एज के बारे में बात कर सकता है बिना विदाउट एक्साइट, कोई चीज के बारे उस चीज के बारे में एक्साइट हुए बगैर, और उस चीज का एक्साइट और स्नीर, एक चालाकी वाली हंसी, बिना हंस के अगर ओल्ड एज के बारे में कोई इंसान बात कर सकता है एक वेल ड्रेस्ड कंपनी के अंदर, तब मैं मानूंगा मॉडर्न गैलेंट्री है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। होता ऐसा है कि वेल ड्रेस्ड आदमी, एरिस्टोक्रेसी का आदमी, खूबसूरत जो है उसके, और जो यूथफुल है उसके लिए तो तारीफ करते हैं, जो बूढ़ा हो चुका है उसका एक स्नीर, एक चालाकी से, एक दंभ वाला मजाक करते हुए नजर आते हैं। तो लैम्ब कहते हैं कहां है फिर गैलेंट्री? When the phrases antiquated virginity, ये इंपॉर्टेंट है, antiquated virginity और overstood her market, ये दोनों यहां फ्रेजेस यूज किए गए हैं कि वेल ड्रेस्ड आदमी, एक जेंटलमैन एक कंपनी में है, लोगों के साथ में खड़ा है, और जो भी कोई इंसान है वो बूढ़ा हो चुका है। एंटिक्वेटेड वर्जिनिटी का मतलब है एक औरत जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिसने फिजिकल इंटीमेसी किसी से नहीं मिली है, जो किसी के साथ अफेयर में नहीं है, जिसका किसी ने अटेंशन नहीं दिया है अब तक, तो उसका मजाक नहीं बनाए। और ओवरस्टूड हर मार्केट, ये सारे के सारे दोनों टर्म हैं, ये फीमेल को कमोडिफिकेशन यहां दिखाया गया है, आइडिया ऑफ कमोडिफिकेशन का यहां जिक्र है। फीमेल को एज ए ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है, जैसे वो कोई वस्तु हो। ओवरस्टूड हर मार्केट, जिसका मार्केट है वो खत्म हो चुका है। मार्केट यानी जिसकी शादी की एज भी जा चुकी है, जिसके एंटिक्वेटेड वर्जिनिटी, जिसका फिजिकल इंटीमेसी किसी के साथ नहीं हुई है। तो ये फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई या कमोडिफाई करके देखा जा रहा है कि एक जेंटलमैन है, वो एक ग्रुप में खड़ा है, और वो औरत को, बूढ़ी औरत जो अभी अब यूथफुल नहीं है, उसके लिए एंटिक्वेटेड वर्जिनिटी या फिर ओवरस्टूड हर मार्केट जैसे टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहा है, तो ये गैलेंट्री नहीं है। अगर ऐसा समाज नहीं करता है तो मैं गैलेंट्री को मान लूंगा। ये लैम्ब इस चीज को बात बता रहे। अब जोसेफ पेस नाम का एक इंसान का जिक्र आ रहा है। इसका जब अपन लैम्ब की बायोग्राफिकल डिटेल पढ़ रहे थे तो यहाँ जोसेफ पेस का जिक्र आया था। जोसेफ पेस एक ऐसा आदमी जो ट्रेडर है, मर्चेंट क्लास से बिलोंग करता है। लैम्ब कह रहे हैं उस इंसान से मैंने ट्रू जो गैलेंट्री है वो सीखी है, जोसेफ पेस से। कैसे सीखी है वो देखिएगा।
जोसेफ पेस ऑफ ब्रैड स्ट्रीट हिल, ब्रैड स्ट्रीट हिल में रहने वाले जोसेफ पेस एक मर्चेंट, एक ट्रेडर, मर्चेंट एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ साउथ सी हाउस, साउथ सी कंपनी, जैसे लैम्ब ईस्ट सी कंपनी में काम करते थे और यहाँ साउथ सी कंपनी है, वहां जोसेफ पेस काम करते थे, वहां से कहेंगे कि मैंने गैलेंट्री सीखी। द सेम टू whom एडवर्ड्स द शेक्सपियर कॉमेंटेटर हैज एड्रेस ए फाइन सोनेट, और इसी जोसेफ पेस को लैम्ब कह रहे हैं। शेक्सपियर के एक कॉमेंटेटर हुआ करते थे जिनका नाम था एडवर्ड्स, और इन एडवर्ड्स ने इस जोसेफ पेस के इंसान के ऊपर क्या है, सोनेट लिखा था। ये इतना रिस्पेक्ट करने वाला और इतना रिस्पेक्टफुल इंसान था कि इस पे किसी ने सोनेट भी लिख दिया है, वो मेरी इंस्पिरेशन है, चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं। Was the only pattern of consistent gallantry, वो ही एक ऐसा इंसान था जिससे मैंने कंसिस्टेंट, बार बार गैलेंट्री, रिस्पेक्ट औरतों की जिससे मैंने देखी। आई हैव मेट, जितने लोगों से मिला हूं उसमें जोसेफ पेस ही एक ऐसा इंसान था। He took me under his shelter, उस इंसान ने मुझे अपने अनुभवों में से सिखाया, उसने मुझे अपने सर्कल में शामिल किया। एट एन अर्ली एज, बहुत ही अर्ली एज में, एंड बेस्टोड सम पेन्स अपॉन मी, और बहुत सारे कष्ट भी आए उसके साथ रहने पे मुझे। कष्ट क्यों आए? आई ओ टू हिज परसेप्ट्स, मैं उसकी सोच को सलाम करता हूं। एंड एग्जाम्पल वॉट एवर देयर इज ऑफ द मैन ऑफ बिजनेस एंड दैट इज नॉट मच इन माई कंपोजिशन, उस इंसान ने मुझे बहुत सारे बिजनेस के चीजों को सिखाने की कोशिश करी, मगर ये चीज मेरे कंपोजिशन, मेरे व्यवहार में थी नहीं, तो मैं सीख नहीं पाया, और यही मेरे लिए कष्ट थे। अदरवाइज इस इंसान ने मुझे कांस्टेंट गैलेंट्री है, कंसिस्टेंट गैलेंट्री है, वो देखने को मिलती है। इट वाज नॉट हिज फॉल्ट दैट आई डिडंट प्रॉफिट मोर, ये उसकी गलती नहीं है कि मुझे उसने जो बिजनेस की बातें सिखाई उससे मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। दो ब्रेड ए प्रेस्बिटेरियन, वो एक प्रेस्बिटेरियन था। प्रेस्बिटेरियन क्या है? जब इंग्लैंड के अंदर रेफॉर्मेशन हुआ था, मार्टिन लूथर ने जब रेफॉर्मेशन किया रेनेसो के टाइम पे, तो बहुत सारी ब्रांचेस कैथोलिक से हटके निकली थी, जिन्हें प्रोटेस्टेंट, प्योरिटन, प्रेस्बिटेरियंस, ये सारी चीजें निकली थी। ये करते क्या थे ये लोग? जैसे हिंदुइज्म में क्या है, हिंदुइज्म में अपन शैविज्म देखते हैं, कृष्ण भक्त देखते हैं, जैनिज्म देखते हैं, बुद्धिस्ट देखते हैं, ये उसी हिंदू परंपरा से ही, हिंदू धर्म से निकले हैं। जैसे मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी देखते हैं, उसी मुस्लिम धर्म से निकले हैं। वैसे ही रिलीजन के अंदर भी, कैथोलिक धर्म में भी, यहाँ क्रिश्चियनिटी के अंदर भी प्रेस्बिटेरियन नाम का एक अलग धारा है धर्म की ही, तो ये उस कैथोलिक को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये प्रेस्बिटेरियन और प्रोटेस्टेंट उसी से निकला। दो ए ब्रेड ए प्रेस्बिटेरियन, वो जो जोसेफ पेस है वो प्रेस्बिटेरियन है, एंड ब्रॉट अप ए मर्चेंट, एक मर्चेंट है। ही वाज द फाइनेस्ट जेंटलमैन ऑफ हिज टाइम, वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन थे जोसेफ पेस थे। जेंटलमैन क्या है? जो रिस्पेक्ट करता है, जो नोबल है, जो कोर्टली मैनर्स हैं जिसके पास, कि किसी से कैसे बिहेव किया जाता है, वो जोसेफ पेस के पास थे। He had not one system of attention to females in the drawing room and another to the in shop and or at the stall. ये बात समझने वाली है। उस इंसान के पास अलग अलग महिलाओं के लिए व्यवहार करने के लिए अलग अलग तरीके नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो ड्राइंग रूम में किसी के साथ अलग पेश आ रहा है, किसी शॉप, दुकान पे अलग पेश आ रहा है, और किसी छोटे स्टॉल या ढाबे के ऊपर अलग पेश आ रहा है। वो सबके साथ एक जैसा ही था। I don't mean that he had no distinction. मेरा मतलब ये नहीं है कि ऐसा वो महिलाओं को अलग अलग तरीके से जानता ही नहीं था, उसे पता सब था। बट ही नेवर लॉस्ट साइट ऑफ सेक्सेस, मगर उसने कभी भी, सेक्स का मतलब यहां जेंडर, और जेंडर में भी महिलाओं में कौन सा, तो अपर क्लास, लोअर क्लास, उस इंसान के पास उसने कभी भी नेवर लॉस्ट साइट ऑफ सेक्सेस, इस तरह से भेदभाव करके चीजों को नहीं देखा। और ओवरलुक्ड इन द कैजुअलिटीज ऑफ डिसएडवांटेज सिचुएशन, और ऐसा भी नहीं है कि वो महिला पुरुषों के अंदर भेदभाव करता था और कभी कोई डिसएडवांटेज ऐसा उसने उठाया हो, मतलब किसी भी कैजुअलिटी में, किसी भी गंभीर परेशानी के दौर में भी वो आदमी अडिग रहा और उसने फीमेल की रिस्पेक्ट करी। आई हैव सीन हिम स्टैंड बेयर हेडेड, मैंने उसको बेयर हेडेड मतलब अपने सर से टोपी उतार, बेयर हेडेड, जब आप किसी को वेस्टर्न कल्चर में रिस्पेक्ट करते हैं तो आपने सर पे कुछ पहन रखा है,
तो उसको उतार के आप सलाम दुआ करते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम भी है, उससे कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ग्राउंड पे मिलने आती है तो वो अपनी कैप उतार के फिर एक तरह से रिस्पेक्ट शो करते हैं। I have seen him stand bareheaded, smile if you please, to a poor servant girl while she was being inquiring to him the way to some street in such a posture of unforced civility. मैंने उस इंसान को बेयर हेडेड देखा है, एक ऐसी औरत से, गरीब औरत से, जब उसे वो किसी गली का रास्ता पूछ रही थी तो वो उससे भी कैप उतार के इतनी विनम्रता से पेश आ रहा है। अनफोर्स सिविलिटी, और वो कोई फोर्स करी हुई सिविलिटी या विनम्रता या तरीका नहीं था बात करने का। एज नीदर टू एम्ब्रेस हर इन द एक्सेप्टेंस, और ना ही उसे एम्बेरस करने का कोई उसे मतलब था कि भाई वो एम्बेरस करे उसे, बस उसका ये था कि वो इतना विनम्र शालीन था ही, उसके नेचर में ही ऐसा था। नॉर हिमसेल्फ इन द ऑफर ऑफ इट, ही वॉज नो डेंगलर इन द कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ड। वो कोई डेंगलर नहीं, वो कोई तरह से एक तरह से विरोधी या एक तरह से बेवकूफ बनाने वाला उसका बिहेवियर नहीं था। उसका ऐसा नहीं था कि वो दुनिया को एक एक्सेप्टेंस चाह रहा था, वो ये भी नहीं था कि दुनिया समाज उसे ये माने कि भाई ये इंसान तो बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। उसका नेचर ही ऐसा था। अब ये पूरा ओवरऑल चीज है, इसकी अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका भाव क्या है वो हमें समझ में आए। आफ्टर विमेन बट ही reverenced and upheld in every form in which it came before him womanhood, कैसी भी फॉर्म में कैसा भी उसे औरत मिली, उसने उसे रिवरेंस यानी रिस्पेक्ट के साथ वो इंसान उसके साथ पेश आया है। I have seen him no smile, not tenderly escorting a market woman whom he had encountered in a shower, exalting his umbrella over her poor basket of fruit that it might receive no damage, with as much carefulness as if she had been a countess। ये कहता वो जब भी किसी मार्केट में या किसी जगह है तो कोई भीगती हुई औरत या कुछ सामान ले जा रही है तो उसके साथ में उसने उसे छाता भी ऑफर किया, अम्ब्रेला भी ऑफर किया है, भले ही वो काउंटेस या कोई उच्च कुल की औरत नहीं हो। तो ये क्या दिखा रहे हैं लैम्ब यहाँ? दो तरीके के लोग दिखा रहे हैं। एक तो हिपोक्रेटिक है, हिपोक्रेसी से पेश आ रहे हैं। एक इस तरह के लोग हैं जिनमें एक्चुअल में गैलेंट्री वाला मामला दिख रहा है। तो यहाँ जोसेफ पेस है, उसके कैरेक्टर से ये चीज अपन को देखने में आ रही है। अब इस जो पैराग्राफ जो भी अपने पास आ रहे हैं उनका जो क्रक्स क्या है उस पे अपन ढूंढते जा रहे हैं चीजों को। आगे ये कह रहे हैं टू द रेवरेंड फॉर्म ऑफ फीमेल एल्ड, एल्ड का मतलब है ओल्डर वुमन, older woman, to the reverend form of female eld, he would yield the wall though it were to an ancient beggar woman, with more ceremony than we can afford to show our grandmas। ये कह रहा है कि अगर वो रास्ते में जा रहा है वो इंसान जोसेफ पेस, तो वो एक ओल्डर वुमन को भी क्या करेगा, रास्ता देने की कोशिश करेगा कि वो उस पतली सकरी गली में से खुद निकल सके, और ऐसे अफोर्ड करता है जैसे वो बूढ़ी औरत उसके कोई दादी या नानी के एज की है और उसी के खानदान की उसकी दादी नानी है। तो जोसेफ पेस भेदभाव नहीं कर रहा, ये नहीं है कि उसके घर परिवार की औरत है तो रिस्पेक्ट करो, बाहर वाली को मत करो, तो ये सबको ही रिस्पेक्ट करते दिख रहा है। येल्ड द वॉल का मतलब है दीवार की तरफ आ जाएगा उस औरत को रास्ता देने के लिए, देना किसी चीज को रास्ता देना। With more ceremony than we can afford to show our grandmas, वो उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट उसको दिखाएगा। He was the preux chevalier of the age, वो एक कैवेलियर, प्रूक्स कैवेलियर का मतलब है एक ऐसा नाइट जो शिवलरी दिखा रहा है, एक ऐसा नाइट जो शिवलरी दिखा रहा है, रिस्पेक्ट दिखा रहा है। ये रिस्पेक्ट शिवलरी एंशिएंट या मिडिल एजेस में देखने को मिलती थी, नाइट दिखाया करते थे। तो जोसेफ पेस है वो वैसे ही एक नाइट की तरह है जो शिवलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडर्न टाइम के बाकी लोग कह रहे हैं लेम, मुझे उनमें हिपोक्रेसी नजर आ रही है, शिवलरी तो कहीं भी नहीं दिखती है। अब दो तीन नाम हैं जो ऐसे ही शिवलरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम ले रहे हैं। सर कॉलिडोर, सर ट्रिस्टन, टू दोज हु हैव नो कैलिडोर्स और ट्रिस्टन टू डिफेंड देम।
सर कैलिडोर और सर ट्रिस्टन है, ये इसी तरह के नाइट हैं। आर्थुरियन कहानियों में जैसे आर्थुरियन रोमांस आप देखते हैं, तो आर्थुरियन रोमांस में क्या देखते हैं, एक नाइट है वो जर्नी पे है और वो जितनी महिलाएं समस्या में है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो सर कैलिडोर और ट्रिस्टन उन्हीं का जिक्र है, मगर ये कह रहे हैं सर कैलिडोर और जो ट्रिस्टन थे उनके पास तो बहुत सारे कैलिडोर और ट्रिस्टन्स थे, जोसेफ पेस के पास तो ऐसा कोई भी नहीं है, ये तो अकेला ही खुद ही ऐसा पेश आ रहा है, ये उस आर्थुरियन लेजेंड और उन कहानियों का हिस्सा भी नहीं है, ये इसके अंदर ये गैलेंट्री वाली अप्रोच है, ये इनबिल्ट है, ये एक ट्रू जेंटलमैन है। The roses that had long faded thence still bloomed for him in those withered and yellow cheeks. ये भी बहुत अच्छी बात है, यहां मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम, क्या कह रहे हैं, द रोजेस जो गुलाब दैट हैड लॉन्ग फेडेड thence, गुलाब जो बहुत पहले मुरझा चुके हैं, स्टिल ब्लूम फॉर हिम, वो आज भी जोसेफ पेस के लिए खिलते हैं और वो आज भी क्या है, मुरझाए नहीं है उन गालों के अंदर। मतलब कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जोसेफ पेस के लिए जितनी भी जो ओल्डर एज को रिप्रेजेंट करने वाली महिलाएं हैं वो आज भी उनमें खूबसूरती देखते हैं, वो आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो ऐसे नहीं मानते हैं कि जो ये गुलाब हैं ये अभी मुरझा चुके हैं। मतलब ओल्ड एज और यंग एज के बारे में बता रहे हैं, दोनों उनके लिए समान है, दोनों की वो रिस्पेक्ट करते हैं। He was never married, उस इंसान ने कभी शादी नहीं करी। But in his youth he paid his address to the beautiful Susan Winsley, old Winsley, daughter of Clapton, who, dying in the early days of their courtship, confirmed in him the resolution of perpetual bachelorship. इन 2-3 लाइन का मतलब ये है कि जोसेफ पेस ने कभी शादी नहीं करी, मगर इनका एक बार छोटा सा एक अफेयर हुआ था और उस औरत का नाम था सूजन विंसले, जो ओल्ड विंसले की डॉटर थी, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली औरत थी। उसकी एक टाइम पे डेथ हो जाती है और उसके बाद जोसेफ पेस है जिंदगी भर परसिस्टेंट और परपेचुअली ही डिसाइडेड कि वो निरंतर जिंदगी में अब बैचलर रहेंगे, शादी नहीं करेंगे या रिलेशन में नहीं आएंगे। इट वॉज ड्यूरिंग देयर शॉर्ट कोर्टशिप, ये उनके टाइम में छोटा कोर्टशिप के दौरान, ही टोल्ड मी, अब लैम्ब कह रहे हैं, ये पर्सनल टच आया है यहाँ, कि उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? दैट ही हैड बीन वन डे ट्रीटिंग हिज मिस्ट्रेस विद प्रोफ्यूजन ऑफ सिविल स्पीच। एक दिन वो अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बहुत ही सिविलिटी से और विनम्रता से रिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उनके साथ क्या होता है जोसेफ पेस के साथ? द कॉमन गैलेंट्रीज टू विच काइंड ऑफ ए थिंग शी हैड हिदरटू मैनिफेस्टेड नो रिपेग्नेंस। रिपेग्नेंस होती है किसी चीज से खींच या नफरत। द कॉमन गैलेंट्रीज, हिदरटू का मतलब है अंटिल नाउ। इस तरह की गैलेंट्री और इस तरह की बातें उससे कर रहे थे जो आज तक विंसले ने कभी उन बातों से नफरत तो नहीं दिखाई, बट इन दिस इंस्टेंस विद नो इफेक्ट। मगर इस बार इन बातों ने विंसले जो गर्लफ्रेंड थी जोसेफ पेस की, उन्हें वो बातें रास भी नहीं आई। ना तो उन बातों के लिए उन्होंने नफरत दिखाई, ना ही उन्हें वो रास आई। पुराने वक्त तक वो ये बातें एक्सेप्ट करती थी, मगर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जोसेफ पेस के इस पोलाइट और सिविल बिहेवियर को उन्होंने कहीं ना कहीं रिजेक्ट करता हुआ दिखाया। उन्होंने ज्यादा उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। He could not obtain from her a decent acknowledgement in return. मतलब जो बातें जोसेफ पेस ने कही उसका डिसेंट एक्नॉलेजमेंट या उसे विनम्रता से उस लेडी ने स्वीकारा नहीं। She rather seemed to resent his compliments, और ऐसा लगा कि जैसे वो उनके कॉम्प्लीमेंट को रिजेंट कर रही है, नकार रही है। He could not set it down. He could not set it down to caprice, for the lady has always shown herself above that littleness. वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस अचानक कैप्रिस, अचानक बदले हुए मूड का बदलना, वो अचानक बदले हुए मूड के बारे में समझ नहीं पा रहे थे। फॉर द लेडी हैड ऑलवेज शोन हरसेल्फ अबव दैट लिटिलनेस। वो औरत इतने ओछेपन से किसी चीज को नकारती तो नहीं थी, और इस मूड के बदलाव के पीछे कारण नहीं समझ पा रहे थे जोसेफ पेस।
When he ventured to the following day, finding her a better humored to expostulate with her on her coldness of yesterday. अगले रोज वो उससे इस बात पे एक्सपोस्टुलेट, इस बात के इस व्यवहार के इसके बारे में जानने के लिए पहुंचे उसके पास कि वो बताए तो सही इस चीज का रीजन क्या रहा। उसने उसकी तारीफें करी मगर उसने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया उस इंसान को, उसके पीछे क्या कारण था उसका। कोल्डनेस यस्टरडे, शी कन्फेस्ड, उसने कन्फेस किया, अब वो अपना जवाब देती है। विद हर यूजुअल फ्रेंकनेस, उसकी जो सामान्यतः फ्रेंकली कोई बात कह देने की आदत थी, उसी से उसने कहा दैट शी हैड नो सॉर्ट ऑफ डिसलाइक टू हिज अटेंशन। उसका जैसे वो अटेंशन मुझे दे रहा था उसे वो डिसलाइक नहीं कर रही थी। दैट शी कुड इवन एंड्योर सम हाई फ्लोन कॉम्प्लीमेंट, वो इतने हाई फ्लोन कॉम्प्लीमेंट जो उसे दिए गए थे वो उसे एंड्योर, सहन कर सकती थी। That a young woman placed in her situation had right to expect all sort of civil things said to her। और ये ऐसा ही है जैसा है किसी भी यंग वुमन को अगर कॉम्प्लीमेंट दिए जाएं तो वो एक्सेप्ट करती है, मगर वो उस दिन नहीं कर पा रही थी, उसका वो रीजन दे रही है आगे। That she hoped she could digest a dose of adulation short of insincerity with a little injury to her humanity as most young women। वो कह रही है कि इस तरह का ये डोज वो डाइजेस्ट कर सकती थी, इस तरह की जो कॉम्प्लीमेंट उसे मिले, उसके एज की औरतें जो कर लिया करती हैं सब चीजें, कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करना। बट दैट ए लिटिल बिफोर ही हैड कमेंस्ड हिज कॉम्प्लीमेंट शी हैड ओवरहर्ड हिम बाय इंसिडेंट। वो कहती है मैंने एक बार जोसेफ पेस के बारे में कुछ सुना बात करते हुए जोसेफ पेस को किसी से, और वो बात क्या थी, उस दिन के बाद वो कहती है मुझे महसूस हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह आप दे रहे हैं बकवास, आप दो तरीके से औरतों से पेश आते हैं। अब वो क्या चीज थी, ओवरहर्ड हिम बाय एक्सीडेंट, ये अचानक से ही जोसेफ पेस को उन्होंने सुन लिया था। और वो क्या सुना था, वो कहती है इन रादर रफ लैंग्वेज रेटिंग ए यंग वुमन हु हैड नॉट ब्रॉट होम हिज क्रेवेट्स क्वाइट टू द अपॉइंटेड टाइम। एक औरत से जोसेफ पेस बात कर रहे थे, एक मिलर है, एक औरत है जो बुनकर है, वो उनके घर पे आती है, क्रेवेट जो नेक टाई है लेके जोसेफ पेस की, मगर वो टाइम पे नहीं लेके आई है। तो टाइम पे नहीं लेके आने के बाद शी थॉट टू हरसेल्फ एज आई एम मिस सूजन विंसले and a young lady, a reputed beauty and known to be fortune, I can have my choice of the finest speeches from the mouth of this very fine gentleman who is courting me, but if I had been poor Mary such a one। ये कह रहे हैं कि जब वो नेक टाई टाइम पे नहीं लेके आई थी तो उनका बिहेवियर है जोसेफ पेस का बहुत रूखा था। किसके लिए, इस औरत के लिए, मैरी नाम से, मैरी सच ए वन, पूरा नाम नहीं बता रहे हैं कि मैरी सच ए वन के प्रति आपका बिहेवियर कैसा था। फिर विंसले कहती है मेरे लिए आपका बिहेवियर अच्छा है क्योंकि आप मुझे कोर्ट कर रहे हैं, हम कोर्टशिप में हैं और साथ में मैं एक अच्छे खानदान से आ रही हूं, तब आप मेरे से अलग तरीके से बात करते हैं, मगर आपने उस औरत से कैसे बात करी थी, आज आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बाकी औरत को आप कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं जो लोअर क्लास से बिलोंग कर रही है। तो ये दो तरीके के ये हिपोक्रेसी है, इसको कहीं ना कहीं जोसेफ पेस को सुधारने की कोशिश जो लेडी विंसले हैं उन्होंने की थी, और इसीलिए उनके कॉम्प्लीमेंट्स को रिजेक्ट कर रही है। And had failed of bringing home the cravats to the appointed hour, though perhaps I had set up half of the night to forward them, what sort of compliment should I have received then? अगर मैं भी वो मैरी होती लोअर क्लास से और मैं वो वक्त पे नहीं ला पाती तो मैं किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते, मैं ये सोच रही हूँ। एंड माई वुमेन्स प्राइड कम टू माई असिस्टेंस, और मेरे औरतों वाला दम्भ कि एक औरत दूसरी से अलग नहीं है, इस तरह की चीज मेरे को असिस्ट करती है। एंड आई थॉट दैट इफ इट वर ओनली टू डू मी ऑनर, ए फीमेल लाइक माई सेल्फ माइट हैव रिसीव्ड हैंडसमर यूसेज, एंड आई वॉज टू डिटरमाइन नॉट टू एक्सेप्ट एनी फाइन स्पीचेज टू द कॉम्प्रोमाइज ऑफ दैट सेक्स that belonging to which was after all my strongest claim and little to them। ये कहती हैं कि अगर मैं मैरी की तरह होती तो आप भी मेरी तरह बिहेव करते, मगर मैंने सोचा कि मैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स को रिजेक्ट करती हूं क्योंकि आप हैं कॉम्प्रोमाइज ऑफ दैट सेक्स, आप जो जेंडर है उसे दो तरीके से देखते हैं,
हाई क्लास और लो क्लास वाले मामले में आपके लिए जो काम कर रही है आप उसके लिए अलग पेश आ रहे हैं और मेरे लिए आप अलग पेश आए, तो मैंने तय किया जो मेरा जो फेमिनाइन ग्रेस है, जो मेरे जो फेमिनिस्ट आइडियाज हैं वो ये बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस का कोई भी बात नहीं है। एक अप्रोच अगर रखी जाए तभी कहीं ना कहीं ये जेंटलमैनशिप या फिर ये गैलेंट्री वाली अप्रोच शाश्वत होगी। I think the lady discovered both generosity and just a way of thinking. I think, अब लेम यहां कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं the lady discovered both generosity, उदारता and just a way of thinking in this rebuke which she gave her lover. अपने लवर को एक तरह से उस औरत ने, लेम कह रहे हैं, एक उदारता दिखाई है अपने लवर को पे गुस्सा करके। कारण ये है इसने जोसेफ पेस को फिर सिखाया बहुत होगा। And I have sometimes imagined, मैं भी बहुत बार इमेजिन करता हूं, that the uncommon strain of courtesy which through life regulated the action and behavior of my friend towards all womankind indiscriminately. कहने का मतलब है, लेम कह रहे हैं, अगर उस दिन लेडी विंसले वो उदारता नहीं दिखाती कहीं ना कहीं, तो जोसेफ पेस जैसे इंसान के अंदर ये उसके जेंटलमैन और रिस्पेक्ट औरतों की जो कर रहे हैं ये बदलाव नहीं आता। आज जोसेफ पेस के पास हिपोक्रेसी नहीं है, वो सबको कहीं ना कहीं एक नजर से देख रहे हैं। Owed its happy origin to its seasonable lesson from the lips of lamented mistress. ये बात lamented यानी कि उदास, मिस्ट्रेस यानी कि वो बिलवड जोसेफ पेस की, उदास लेमेंटेड, उदास बिलवड से ही, उसके लिप से ही ये उदारता और ये गैलेंट्री, ये शिवलरी, ये रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, सारी की सारी चीजें जोसेफ पेस ने उस महिला से ही सीखी है जिसका नाम लेडी विंसले था। I wish the whole female world would entertain the same notion of these things that Miss Winsley showed. हर औरत को ऐसी ही चीजें एंटरटेन करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जैसी विंसले के पास थी। Then we should see something of the spirit of consistent gallantry. तभी हम मानेंगे कि कंसिस्टेंट गैलेंट्री है, अदरवाइज तो महिलाओं की तरफ से भी हिपोक्रेसी है। उनकी कोई तारीफ कर रहा है वो मान लेती हैं, उनके साथ में कोई औरत है उसकी तारीफ या तरह से उनसे मिसबिहेव किया जा रहा है उसे भी वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो लैम्ब यहाँ दोनों तरीके की हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं, मेल वर्ड में भी है और फीमेल वर्ड में भी। एंड नो लॉन्गर विटनेस द anomaly of the same man, a pattern of true politeness. और ऐसी औरतें जो अपनी तारीफ तो अपने साथ बिहेवियर अच्छा है तो उसे एक्सेप्ट करती हैं, वो एनोमली या कोई डिफरेंस नहीं देखती हैं। ए पैटर्न ऑफ ट्रू पोलाइटनेस, इस पोलाइटनेस के पैटर्न में एक डिफरेंस नहीं देख पाती हैं। वो डिफरेंस क्या है? टू ए वाइफ कोल्ड एंड कंटेम्प्ट और रूडनेस टू ए सिस्टर। वाइफ के साथ पैटर्न ऑफ पोलाइटनेस टू ए वाइफ, वाइफ के साथ बहुत ही पोलाइट बिहेवियर होता है ऐसे इंसानों का, ऐसे जो मेल है उनका। कोल्ड कंटेम्प्ट और रूडनेस टू ए सिस्टर, बहन के साथ बहुत ही कोल्ड और रूड बिहेव करते हैं। दे आइडियोलेटर टू हिज फीमेल मिस्ट्रेस, अपनी फीमेल जो बिलविड है उसको वर्शिप करते हैं इस तरह के लोग। एंड डिस्पैरेंज एंड डिसअपियर टू हिज नो लेस फीमेल आंट। तो डिस्पैरेंजर और डिस्पाइजर, डिस्पैरेंजर का मतलब है, डिस्पाइजर और डिस्पैरेंजर ये डिस्पाइज करते हैं, एक तरह से किसी चीज को निग्लेक्ट करते हैं, बुरा पेश आते हैं अपनी आंट या अपनी आंट, चाची, मामी, नानी जिनके साथ भी आते हैं। और अनफॉर्चुनेट स्टिल फीमेल मेडन कजन, और जो मेडन कजन है इनकी, उनके साथ भी ये बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हिपोक्रेसी कैसे है, वाइफ के साथ अलग बिहेवियर है, आंट के साथ अलग बिहेवियर है, मेडन जो इनकी जो कजन है उसके साथ अलग बिहेवियर है, अपनी बिलविड को ये वर्शिप करते नजर आ रहे हैं। तो ये दो तरह के दो आयामी चीज है, इसको महिलाएं इसे रोक सकती हैं। जब वो खुद की, उन महिलाओं की तारीफ भी हो रही होती तो उन्हें नकारना चाहिए, जैसे लेडी विंसले ने नकारा है। जस्ट सो मच रिस्पेक्ट एज वुमन derogates from her own sex in whenever condition place her handmaid or dependent, she deserves to have diminished from herself on that score and probably will feel the diminution when youth, beauty and advantages not inseparable from sex. औरत को इस तरह का हिसाब से पेश आना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट है
वो उन्हें जो अपने काउंटर पार्ट मेल वर्ड को समझाना चाहिए कि ब्यूटी और यूथ से खूबसूरती नहीं है, हर औरत है वो रिस्पेक्ट है वो डिजर्व करती। शैल लूज ऑफ देयर अट्रैक्शन, और औरत को पता होना चाहिए यूथ और एज के बाद में जिन औरतों की तारीफ हो रही है एक वक्त के बाद वो भी इस अट्रैक्शन को, उनको भी मेल वर्ड है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा और उनके साथ भी मिसबिहेव होगा। तो एक यूनिटी की बात यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेम कि सबको रिस्पेक्ट है वो कितनी जरूरी है। What a woman should demand for of a man in courtship, एक वुमन को कोर्टशिप में जब मर्द और औरत रिश्ते में है तो क्या डिमांड करना चाहिए, ये लेम पूछ रहे हैं। और रादर और आफ्टर इट इज फर्स्ट रिस्पेक्ट फॉर हर एज शी इज ए वुमन एंड नेक्स्ट टू दैट टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिम अबव ऑल अदर विमेन। मतलब औरत को ये पेश आना चाहिए कि औरत को रिस्पेक्ट करनी चाहिए बाय हिम अबव ऑल अदर विमेन। औरत को डिमांड करनी चाहिए रिलेशनशिप में, अगर वो औरत है तो उसकी रिस्पेक्ट भले ही चाहे दूसरी से ज्यादा होनी चाहिए, मगर दूसरी औरत है उसको भी एक तरह से उनके साथ भी कोई जो मेल पार्टनर है उनका मिसबिहेव ना करे। बट लेट हर स्टैंड अपॉन हर फीमेल कैरेक्टर एज अपॉन ए फाउंडेशन एंड लेट अटेंशन इंसिडेंट एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, बट लेट हर स्टैंड अपॉन हर फीमेल कैरेक्टर, एक औरत को अपने फीमेल कैरेक्टर पे स्टैंड लेना चाहिए एज अपॉन ए फाउंडेशन, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी की इमारत उसका फीमेल होना है और वो उसे रिस्पेक्ट है पहले, सबसे पहले उसे खुद को करनी चाहिए। एंड लेट हर अटेंशन इंसिडेंट और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस बी सो मैनी प्रिटी editments and ornaments, as many as fanciful as you please, to the main structure. Let her first lesson the sweet Susan Winsley to reverence her sex, कि औरत को हमेशा खूबसूरती या फिर एक तरह से ब्यूटी इन सब चीजों से ऊपर जाके सूजन विंसले ने जिस तरह औरत को सम्मान, उस जेंडर के लिए सम्मान की बात कही है, उस चीज को हमें हमेशा समझना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा ऐसे है, ये मॉडर्न गैलेंट्री, ये औरत की रिस्पेक्ट से जुड़ा है। यहाँ दोनों तरह की हिपोक्रेसी, मेल वर्ड फीमेल वर्ड में रोमांटिक एज के अंदर लैम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने इसको एक तरीके से इसका क्रक्स क्या है वो समझने की कोशिश कर रही है। हर एक लाइन को एक्चुअल मीनिंग के हिसाब से वैसे नहीं देखा है, जो एक्चुअल जो सेंस दे रहा है ये पैसेज उसी तरीके से समझा है। अब इसकी कुछ एक थीम्स हैं वो देख लेते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट थीम है इस ऐसे के अंदर वो है हिपोक्रेसी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। हिपोक्रेसी है मॉडर्न सोसाइटी की, बताती कुछ है, दिखती कुछ है, कहती कुछ है। ये मेल और फीमेल दोनों की तरफ से है, ज्यादा मेल की तरफ से देखने को मिल रही है। सिलेक्टिव गैलेंट्री, गैलेंट्री है वो सिलेक्टिव है, इंसान है अपने रिश्तों से पेश आता है तो बेहतर पेश आता है और बाकी लोगों के साथ, फीमेल के साथ मिसबिहेव करता नजर आता है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात है, सोसाइटी के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। मैन अपने स्पेस के अंदर औरतों का मजाक करता हुआ दिख रहा है, वो इनइक्वालिटी है। सैटायर ऑन सोशल मैनर्स, रोमांटिक एज में जिस तरह की सोसाइटी थी उसके ऊपर व्यंग प्रेजेंट कर रहे हैं लैम। शिवलरिक रोमांस वर्सेस मॉडर्न गैलेंट्री, पुराने वक्त में जो शिवलरी का आइडिया था, जो नाइट कैसे बिहेव कर रहा है लोगों के साथ, वो है। और आज का जो मॉडर्न गैलेंट्री का आइडिया वो क्या है, वो हिपोक्रेटिकल है। और लास्ट जो थीमेटिक कंसर्न है इस वक्त की वो है रोल ऑफ विमेन इन अपहोल्डिंग देयर ओन डिग्निटी। औरतों को खुद पे इस पे विश्वास होना चाहिए कि उनकी डिग्निटी उनके खुद से है। अगर वो खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हैं, खुद वो दूसरी औरत के मिसबिहेव कोई करता है उनसे तो वो हंस रही हैं, तो एक तरह से वो अपने कैरेक्टर के ऊपर भी, अपने इस फेमिनिस्ट एस्पेक्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक सवाल उठाने वाली लग रही हैं। तो दोनों को इस गैलेंट्री के लिए अप्रोच जरूरी है, मेल और फीमेल की। तो आज की अपनी क्लास थी, शुक्रिया।